अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का शहर, लास्ट एपिसोड। एक सुबह देवी ने ऐलान किया कि आज वो अपनी उस ऐशगाह की जानिब सफ़र करने वाली है जहाँ से वो ज़िंदगी पाती है। सादान को वो अपनी उस ऐशगाह में ले जाकर ना जाने क्या देना चाहती थी। इसके लिए उसने सादान से खुसूसी किस्म की गुफ्तगू की, जिसे बताते हुए बाद में सादान ने मुझसे कहा, चचा जान, यूँ लगता है कि सूरत हाल हमारे हक़ में बेहतर होती जा रही है। मलका आलिया मुझ पर बेहद मेहरबान हैं और शायद मुझे भी अबदियत बख्शना चाहती हैं ताकि ज़िंदगी भर के लिए वो मुझे अपना साथी बना लें। सादान, ये सब कुछ तो है, लेकिन तुम्हें बड़ी होशियारी से काम लेना होगा। कहीं यूँ ना हो कि हम जिस मकसद के लिए आए थे वो तो पीछे रह जाए और एक दूसरा मरहला हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाए। नहीं चचा जान, मेरा ख्याल है कि इसका कोई इम्कान नहीं। आप खुदा की ज़ात से मुतमईन रहें। मैं सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, वरना मुझे हमेशा यह एहसास खाता रहा है कि ये वही औरत है जिससे मुझे इंतकाम लेना है। सादान बोला, और इस एहसास को अपने जहन पर तमाम एहसासात से बरतर रखना, इसी में हमारी निजात है। मैंने कहा। देवी चलने के लिए तैयार हो गई। उसकी 2 खादमाएं थी जिन्होंने हमें इतला दी कि अब हम सब तैयार हैं। चुनाचे हमने सफ़र का आगाज़ कर लिया। हसीन देवी हमारे साथ थी। हम एक लंबी सुरंग से गुजरकर आगे बढ़ गए। मैं और सादान उसके पीछे पीछे थे और वो हुस्न जमाल का पैकर उसी लिबास में मलबूस हमारे आगे आगे चल रही थी। लेकिन जिन रास्तों से वो गुजर रही थी वहाँ से शायद किसी दूसरे के गुजरने का इम्कान नहीं था, क्योंकि उसने अपना चेहरा खोला हुआ था। ना जाने यह सफ़र कितना लंबा था। हम उसके साथ साथ पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है कि उस नाजुक अंदाम हसीना को इस पहाड़ पर चढ़ने में खासी दिक्कत होगी, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि वही सबसे आगे आगे निहायत आसानी के साथ चढ़ी जा रही थी। यूँ लगता था जैसे हवाएं उसकी मदद कर रही हों और उसे उसके सफ़र में निहायत आसानियाँ फराहम कर रही हों, जबकि इस खौफनाक पहाड़ी को देखकर हमें बड़ी वहशत हो रही थी। ताहम सफ़र के दौरान इस बात का अंदाज़ा हुआ कि वो इतनी दुश्वार गुजार नहीं थी। बस बाज़ जगह ऐसी ख़तरनाक थी कि ज़रा सा पैर फिसलने पर आदमी की हड्डियाँ ढूंढने से भी ना मिलें। कोई 50-60 फुट की बुलंदी पर पहुँचने के बाद हमें एक ऐसा दर्रा मिला जो काफ़ी तंग था, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे दर्रा कुशादा और ढलवान होता जाता था, यहाँ तक कि आगे पहुंचकर वो बहुत कम रह गया। फिर चट्टान का एक घूंघट मिला जिसने हमें बिल्कुल ही छुपा लिया। इसके बाद रास्ता हमवार था और एक वसी और इस सुरंग पर ख़त्म हो जाता था जो उस दर्रे और रास्ते की तरह कुदरती थी। मेरे नज़दीक किसी ज़माने में आतिशफिशा ने यहाँ की चट्टान उड़ाकर ये सुरंग बनाई होगी। इस सुरंग का बेतरतीब रास्ता ही इसके कुदरती होने का शाहिद था। दूसरी तरफ गहरी तारीकी छाई हुई थी, लेकिन देवी ने सारे इंतज़ाम किए हुए थे। उसने मशालें निकाली जो वो उस गार के पास ही कहीं मौजूद थीं और फिर चकमाक से उन्हें रोशन किया। उसने 2 मशालें हमारे हाथों में थमा दी और एक खुद ली और आगे आगे सुरंग में दाखिल हो गई। अंदर रास्ता बहुत ऊंचा नीचा था, इसलिए हमें बड़ी एहतियात से चलना पड़ा और शायद आधे घंटे में हमने बमुश्किल फरलांग का फासला तय किया। थोड़ी देर के लिए ठहरे, उसी वक्त हवा के एक तेज़ झोंके ने हमारे हाथों में थमी मशालों को गुल कर दिया। तारीकी ऐसी खौफनाक थी कि होश उड़े जा रहे थे। उसी वक्त देवी की आवाज़ सुनाई दी। वो चूंकि आगे निकल गई थी इसलिए हमें अपने पास बुला रही थी। हम टटोलते हुए उस तक पहुंच गए। उसने चकमाक से आग झाड़ी और बाकी तमाम मशालें फिर रोशन हो गईं। 2-4 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि हमें एक खौफनाक चीज़ नजर आई। मालूम होता था कि आतिशफिशा ने अपने जोर में एक और खड्ड इस तरह बनाया था कि एक पहाड़ में न जाने किस तरह एक चट्टान उलझ कर रह गई थी और उसके अतराफ खाली थी। अतराफ की गहराइयाँ इस कदर थी कि बसारत की वहाँ तक पहुँच नामुमकिन थी। हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे कि उस खड्ड का इख्तिताम ना जाने कहाँ और किस तरह होता है। मैं शिद्दत खौफ से लरज़ कर रह गया। यह मौलिक चट्टान अगर यहाँ ना होती तो आगे जाने का रास्ता मुनक़ता था, लेकिन इस चट्टान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था कि इसकी मजबूती कहाँ तक है। उसी वक्त देवी की आवाज़ सुनाई दी, एक एक कदम एहतियात से आना होगा। हवा अभी तेज़ है, ऐसा ना हो कि तेज़ झोंका तुम में से किसी को ले जाए। ज़रा सा कदम इधर उधर हुआ तो तुम गहराइयों में जा पड़ोगे। इन गहराइयों की कोई अथा नहीं। अव्वल तो रास्ता ही कौन सा साफ और सीधा था। इस पर उसके उन अल्फाज ने यह असर किया कि डर के मारे बदन पर थरथरी तारी हो गई। मैंने तो दोनों हाथ पैरों से चलना शुरू कर दिया। अलबत्ता सादान वज़न संभाल कर चल रहा था और वो शोला जवाला हमसे आगे थी। हवा का कोई झोंका आते देखती तो ज़रा सा झुक जाती, वरना बेखौफ व खतर सीना ताने उड़ी चली जा रही थी। हम उसकी गर्द तक भी नहीं पहुंच सकते थे।
इसलिए उसे मजबूरन थोड़े थोड़े फासले पर रुककर हमारा इंतजार करना पड़ रहा था। हम थोड़ी ही दूर आगे बढ़े होंगे कि एक झोंका आया। मैं तो वहीं जमीन पर लेट गया और सादान भी। अलबत्ता देवी खड़ी रही और बहुत ही एहतियात से अपने आप को हवा के झोंके से बचा लिया। खुदा खुदा करके उस खौफनाक चट्टान का खात्मा हुआ और एक नई मुसीबत सामने आ गई। चट्टान के मुंह पर एक खौफनाक गार मुंह फाड़े खड़ा था। जहां तक मेरा क्यास काम करता है, उस गार की गहराई का कोई अंदाजा ही न था। अंधेरे में कुछ मालूम ना हो सका कि गार कितना चौड़ा है और उसके अतराफ में क्या है। बगौर देखने से किसी चीज का वजूद तो मालूम होता था, मगर ना मालूम क्या था। बहरहाल देवी ने मशाल एक सुराख में नस्ब कर दी और मुस्कुराते हुए हमारी तरफ देखने लगी। अब जरा सा यहाँ सस्ता लो, थोड़ी देर बाद रोशनी हो जाएगी। हम लोगों की समझ में ना आया कि इस बहरे जुल्मात में रोशनी कहाँ से आएगी। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि अचानक तेज धूप ने उस जगह को रोशन कर दिया। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। धूप कहाँ से आ गई? यही फैसला किया जा सकता था कि मुमकिन है इस पहाड़ में कोई शगाफ हो और सूरज की रोशनी वहां से अंदर दाखिल होने का इंतजाम, वरना वो इस एतमाद से रोशनी होने के बारे में न बताती। हमारे सामने तकरीबन 3 गज चौड़ा गार था, जिसे अबूर करने का कोई हौसला नहीं था। उसकी गहराई भी नामालूम थी। हमने एक दूसरे की शक्ल देखी। उसी वक्त देवी ने एक तख्ते की तरफ इशारा करके कहा, यह पुल का काम देगा, और फिर वो आगे बढ़ गई। ये तख्ता? मेरे हलक से घुटी घुटी आवाज उभरी और सादान के हलक से कहकहा निकल गया। सादान के कहकहे की आवाज सुनकर देवी चलते चलते रुक गई। उसने पलट कर देखा और मुस्कुरा कर बोली, ऐसे लोग मेरी बेहतरीन पसंद होते हैं जो खतरनाक तरीन हालात में भी कहकहे लगा सकते हैं। शायद तुम खौफजदा हो। इस बार उसका तखातुब मुझसे था। मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। बस मैं सोच रहा था कि इस थोड़े से टुकड़े को तय करना कितना मुश्किल काम है, और यह भी हो सकता है कि यह जिंदगी का आखिरी सफर साबित हो। इस एहसास के साथ ही दिल में एक और जज्बा उभरा, जिंदगी का आखिरी सफर तो कहीं भी हो सकता है। इन गारों में, किसी आलीशान बंगले के आलीशान बेडरूम में, या फिर कहीं भी, उससे क्या फर्क पड़ता है। देवी ने अपने हाथ से वो तख्ता दुरुस्त किया और उस पर चढ़कर अपने वजन को तोलने लगी। फिर बोली, मालूम होता है किसी पत्थर ने अपनी जगह छोड़ी है। पहले जब मैं यहाँ आई थी तो ये सूरत नहीं थी। मुझे खतरा है कि कहीं यह चट्टान हमारे बोझ से नीचे न गिर पड़े। पहले मुझे जाने दो, मैं अंदाजा लगा लूंगी। हमने कोई एतराज नहीं किया और वह तख्ते पर चढ़कर दूसरी तरफ बढ़ गई। तारीकी काफी थी, रोशनी मादूम हो चुकी थी, जिसने थोड़ी देर के लिए उस गार को रोशन कर दिया था। देवी के बाद सादान उस तख्ते पर चढ़ गया और मैंने आंखें बंद कर ली। मेरा वजन काफी ज्यादा था। भारी भरकम बदन से मुझे बहुत नफरत थी, खास तौर से उस वक्त जब यह मौका आ गया। ये भारी बदन मुझे बहुत घना गुजर रहा था। बिलाखिर मैंने भी तख्ते पर चढ़ना शुरू कर दिया और मेरी जान निकलने लगी। तख्ता झुक रहा था और बिलाशुबा मेरा बोझ उठाना उसके लिए ज़रा मुश्किल था। अचानक मैंने उसे अपने बाएं जानिब खिसकते हुए देखा और करीब था कि तख्ते का एक हिस्सा अपनी जगह से उखड़ जाता कि मेरे पैर के नीचे ज़मीन आ गई। और वही हुआ। ज़मीन पर कदम रखते हुए मैंने गैर मरई चट्टानों को पकड़ने की कोशिश की और उसमें कामयाब भी हो गया। तख्ते का पुल उसी जगह से हट गया था। एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी और उसके बाद पता भी ना चला कि वो कहाँ है। जैसे ही मेरे कदम ज़मीन पर टिके, मुझे इत्मीनान हो गया। देवी और सादान मेरे नज़दीक ही मौजूद थे। उन्होंने फिर हाथों में पकड़ी हुई मशालें रोशन कर लीं और उस धुंधली सी रोशनी में मुझे उन दोनों के चेहरे नजर आए, बड़े मुतमईन, खुशो खुर्रम, गोया कोई बात ही नहीं हुई। सच है, जवानी की उम्र और बुढ़ापे के तजुर्बे में बड़ा फ़र्क होता है। हालांकि वो औरत जो उस वक्त नौजवान नजर आ रही थी, अगर अपनी रवायत के मुताबिक ही है, तो उसकी उम्र तो इतनी है कि इस दौर में कोई इस उम्र पर यकीन ना करे। हम फिर आगे बढ़ने लगे। मैंने एहतियातन इतना किया कि इन रास्तों का नक्शा अपने जहन में महफूज कर लिया। बाज़ औक़ात ये ख्याल भी मेरे जहन में आया कि यहाँ से अब वापसी मुमकिन ही नहीं, लेकिन मायूसी के इस ख्याल को मैंने खुद ही अपने जहन से झटक दिया, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खौफनाक शय होती है। आधा घंटा चलते हुए गुजर गया। कदम उठाना अब मुहाल लग रहा था और थकन सवार हो गई थी। अचानक रास्ता कुशादा होने लगा और थोड़ी देर चलने के बाद हम फिर एक सुरंग के धाने पर पहुंच गए। उस सुरंग में दाखिल होकर एक तंगो तारीक ढलान रास्ता मिला और काफ़ी देर के बाद ये रास्ता भी एक सुरंग पर ख़त्म हो गया। लेकिन उस सुरंग के धाने के दूसरी तरफ रोशनी थी। लगता तो यही था कि हम ज़मीन के आखिरी तबक में पहुंच गए हैं। शायद तहे तसरा जिसे कहा जाता है वो यही है। हम इतनी गहराई में उतर आए थे कि अंदाज़ा नहीं होता था कि ज़मीन की सतह कहाँ है। ये आखिरी गार था। इस गार में दाखिल होकर हम एक बहुत बड़े हॉल में पहुंच गए। हमारे कानों में सनसनाहटें गूंज रही थीं। गार में जो रोशनी पैदा हो रही थी वो दूसरी सिमत बने हुए छोटे छोटे सुराखों से आ रही थी।
जो गार की एक सिमत बनाए गए थे उस तरफ बिजलियां सी चमक रही थीं और उनमें खौफनाक रात की सी आवाज़ गरजती हुई महसूस होती थी, जो उस वसी और इस गार में और ज़्यादा गूंज रही थी। कान फटे जा रहे थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि हम एक दूसरे की आवाज़ें बआसानी सुन सकते थे। यहाँ मौजूद रोशनी की वजह से अब ये मशालें बेकार हो गई थीं। हम सब एक दूसरे की शक्लें भी बआसानी देख सकते थे। रह रहकर चमकने वाली बिजलियां मेरे लिए बड़ी ताज्जुबखेज थीं। उनमें तेज़ रोशनी थी जैसे सूरज की चमक, जिस पर आंखें टिकाना मुहाल हो जाए। देवी सादान की तरफ मुड़ी। यह है मेरी हयात का और यहाँ से मैं अब्दियत हासिल करती हूँ। दिन का वक्त है। सूरज की रोशनी एक मखसूस जरिए से कैद होकर यहाँ पर मुंतकिल हो रही है। ये सुराख बंद है और इन पर मोटे मोटे शीशे लगे हुए हैं। जब मैं इन्हें खोल दूंगी तो इस हॉल में वो लतीफ़ हरारत भर जाएगी जो सूरज का जुज़्व है, और मेरा बदन उस लतीफ़ हरारत को महफूज कर लेगा। ये बेपनाह बरकी कुव्वत का ज़ख़ीरा होती है और बरकी कुव्वत सबकी सब बदन में पेवस्त हो जाती है। उसके बाद जब रात की तारीकियां ज़मीन पर उतर आती हैं और उसके बाद चांद तुलू होता है तो मेरा बनाया हुआ ये तिलिस्म कदा इसी तरह चांद की शुआओं को खुद में समेट लेता है। रोशनी इनमें ज़ख़ीरा हो जाती है और फिर शीशे हटते हैं तो मेरा बदन खुद को सुनहरी शुआओं में जज्ब कर लेता है। इसी तरह मैंने हवा और पानी की नमी को इन गारों में कैद कर लिया है और मेरा यह तिलिस्म कदा सरचश्माए हयात है। यहाँ से मुझे अब्दियत मिलती है और यही अब्दियत मेरे वजूद को हज़ारों साल से जिंदा रखे हुए है। सो दुनिया का हर इंसान इसे हासिल नहीं कर सकता। हाँ, जिसे मैं चाहूँ अपना हम असर बना सकती हूँ। तो सुन ए जवान शख्स, तेरा नाम जो कुछ भी है तू मेरी पसंद है और मैंने तुझे अपने लिए मुंतखिब किया है कि तू तवील अरसे तक जिंदगी की लताफ़तों से हमकनार हो और मेरा हम असर रहे। लेकिन खबरदार, एहतियात रखना, मुझसे किसी किस्म की बदअहदी तेरी जिंदगी का इख्तिताम बन जाएगी और मैं उन्हें कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती जिन्होंने मुझसे इनहराफ किया। क्या तू मेरी अब्दी जिंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होगा? मुझे इस बात का जवाब दे। सादान एक लम्हे के लिए सोच में डूब गया, फिर उसने आहिस्ता से कहना शुरू किया, हाँ क्यों नहीं। तेरी जैसी हसीन औरत के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर बड़ा ही दिलकश होगा। भला कौन काफिर होगा जो इससे मुनकिर होगा, लेकिन मेरा ये चचा जिसे मैं चाहता हूँ हमारा साथी ना होगा। नहीं, मैं तुझ पर ही सब कुछ वार रही हूँ, तो ये कोई कम बात नहीं है। तेरे अलावा किसी और को इसका मौका नहीं दिया जा सकता। हाँ, ये जब तक हमारे दरमियान रहेगा खुशो खुर्रम रहेगा और हम हर तरह से इसका ख्याल रखेंगे। मैंने तवील सांस लेकर कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी की ख्वाहिश भी नहीं है सादान। तुम इनके साथ खुश रहो, इससे बड़ी खुशी मुझे और कोई ना होगी। लेकिन अजीम बुजुर्ग और मेरे हसीन नौजवान, तिलिस्मी आईने में तो तुम्हारी असलियत को ना पा सकी थी, लेकिन इन गारों में मैंने ऐसा इंतज़ाम कर रखा है जो कि हज़ारों पर्दों में पोशीदा हो वो भी उरियाँ होकर मेरे सामने आ जाए। मैं एक बार फिर तुम्हारे बारे में जानने की ख्वाहिशमंद हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दो कि मेरा आईना खाना सादा क्यों है। इस सिलसिले में मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? सादान ने कहा, देखो जवाब कहाँ से मिलता है, देवी ने कहा और गार में बने हुए एक सुराख के नज़दीक पहुँच गई। ये भी एक रोशन सुराख था, लेकिन इसके दूसरी जानिब चांद की रोशनी या सूरज की तेज़ शुआएं नहीं थीं, बल्कि एक ठंडी ठंडी सी रोशनी फैली हुई थी जिसमें से सितारे नजर आ रहे थे। देवी ने कहा, वो कायनात है, नजूम के इल्म का सबसे बड़ा मरकज़। सितारे आसमान में पोशीदा हैं। सूरज की रोशनी ने उनकी चमक मांद कर दी है और वो निगाहों से ओझल हो गए हैं, लेकिन वो कायनात यहाँ महफूज है। ये जगह सूरज की रोशनी को काटती हुई सितारों तक पहुँचती है और यहाँ से सितारों को बआसानी देखा जा सकता है। सो जब मैं अपने तिलिस्म में कोई कमी पाती हूँ और मेरी वो कुव्वतें मेरा साथ नहीं दे पाती, तो फिर मैं अपने सवालात का हल यहाँ तलाश करती हूँ। आओ इसके सामने आ जाओ, ये तमाम हकीकतें मुनकशिफ करने वाला है। तो पहले ए शख्स तू आ और देख क्या तेरा माजी इसमें पोशीदा है, उसने कहा और मैं चारों नाचार उसके सामने खड़ा हो गया। मैंने उस शीशे में झांका। वसी कायनात में सितारे सफ़र कर रहे थे और अजीबोगरीब मंजर उनसे उभर रहे थे और वह उसे गौर से देखने लगी। वो देख, वो सितारा तेरी ज़िंदगी का अमीन है और तू इसमें महसूर है। ये क्या सादान, देख ए हसीन नौजवान, ज़रा अपने दोस्त का माजी देख, देख शायद ये वही शख्स है। ओ, ये एक ऐसे इंसान के सामने है, गालिबन कोई शाही दरबार है। ये हसीनो जमील औरतें, ओ अच्छा खासा दिलचस्प मंजर है। देवी की आवाज़ गूंज रही थी और मैं हैरत और ताज्जुब का मुजस्मा बना उस आईने के सामने खड़ा था, जिसके दूसरी जानिब मुझे अपने वालिद की शक्ल नजर आ रही थी। ये उनकी हरम सना थी और उसमें नाचने गाने वाली औरतों का मजमा लगा हुआ था। मैं भी वहीं मौजूद था। फिर मैंने वो मनाजिर देखे जिनका ताल्लुक मेरी ज़िंदगी से था और जिन्हें मैं बमुश्किल तमाम अपनी ज़िंदगी से निकाल सका। मेरी माँ, जिसे लेकर मैं इलाज की गर्ज से चल पड़ा, मेरे अहले ख़ानदान, मेरे भाई,
वह तमाम जिंदगी मुझे नजर आई जो मैं अब तक बता चुका हूँ। मेरी महबूब हस्ती, मेरी दिलरुबा, जिसके साथ मैंने जिंदगी का एक तवील सफ़र तय किया, और फिर काहिरा का मकान जहाँ हमारी रिहाइश थी। उसके बाद एक तवील सफ़र। हम एक कश्ती में सफ़र कर रहे थे और कश्ती खौफनाक तूफान का शिकार हो चुकी थी। इसमें तो मेरा ये हसीन साथी भी है, लेकिन ये लोग, ये जो तुम्हारे साथ आए थे, ये कहाँ गए? ठहरो, अभी पता चल जाता है, वो बोली। फिर मैंने जरनाम, मीर सादिक और दीगर लोगों को देखा। वो तमाम मनाजिर देखे जो अब तक हमारी ज़िंदगी में आए थे, और शशदा रह गया। दूसरे ही लम्हे में शीशे के सामने से हट गया। देवी की खनकदार हंसी मेरे कानों में जहर घोल रही थी। फिर वो बोली, तो ये था तुम्हारा माजी। अब मेरे हसीन और नौजवान दोस्त, तू इस आईने के सामने आ, उसने कहा, और सादान बेचूच रहा आईना खाने के सामने आ खड़ा हुआ। मेरी निगाहें सादान की असलियत देख रही थी, और मुझे यकीन था कि अब वो यकीनन सादान से वाकिफ हो जाएगी। लेकिन जब मैंने आईने में देखा तो मुझे एक अजीबोगरीब शय नजर आई। एक अजीबोगरीब शय उभरी हुई थी। ये लकड़ी की एक अंगूठी थी जिस पर एक बंदर का सर बना हुआ था। ये अंगूठी सादान की उंगली में पोशीदा थी, लेकिन आईने में इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। देवी की आंखें हैरत से फैल गईं। वो हैरान निगाहों से उस अंगूठी को देखती रही, फिर चौंक कर बोली, ये क्या है? ये सब कुछ क्या है आखिर? वह चौंक कर सादान की तरफ मुड़ी और बोली, तुम मुझे बता सकते हो मेरे दोस्त, तुम्हारा माजी किस शक्ल में सामने आया? जो कुछ भी है तुम खुद देख सकती हो देवी, सादान ने जवाब दिया। मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, मेरा दिल डूब रहा है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्यों है? क्या मेरा इल्म नाकाम रहा है? क्या मेरा सदियों का जादू तुम्हारी असलियत वाज़ी करने में नाकाम रहा है? बंदर की अंगूठी मुझ पर क्यों हावी है? तुम मुझे बताओ इसके बारे में। ये सब क्या है? मैंने कहा ना, इसका फैसला तुम खुद कर सकती हो। ये तिलिस्म कदा मेरा नहीं है, तुम्हारा है। नहीं, इसमें कोई राज पोशीदा है। ये सर बंदर का, ये सर, ये नामुमकिन है। ये तो होमानू नहीं हो सकता। तू होमानू नहीं है। तेरी कुव्वतें इतनी नहीं बढ़ सकती कि तू ये शक्ल इख्तियार करके मुझ तक पहुंचे। नामुमकिन है ये। वह खौफ और दहशत से चीखती हुई एक तरफ भागी। हमारा राज खुल चुका था। होमानू की अंगूठी ने बिलाशुबा सादान के मकसद को छुपा लिया, लेकिन वो सादान को ही होमानू समझ बैठी। वो एक शीशे के सामने जा खड़ी हुई। तू क्या समझता है मेरे दुश्मन? यहाँ मेरे तिलिस्म कदम में दाखिल होने की जुर्रत आखिर कैसे की तूने? किस तरह यहाँ तक पहुँचने के लिए फिजा साजगार कर ली? नामुमकिन। आम आदमी यहाँ नहीं आ सकते। तू अपने जादू में मलफूफ होकर यहाँ तक पहुँचता तो तुझे रोका जाता। यकीनन मैंने तेरे लिए खास बंदोबस्त किया था। इसका मकसद है कि होमानू नहीं है तू, लेकिन तेरे हाथ में ये अंगूठी, ये होमानू की ही है। सारी कायनात में बस उसके पास है ये जादू, और तू होमानू नहीं है, उसका कोई हरकारा है। लेकिन तू क्या समझता था? क्या मैं तुझसे लाइलम थी? क्या मैं तेरी हसीन शक्ल सूरत के फरेब में आकर अपना सारा इल्म फरामोश कर बैठती? मज़ा चख, देख मैं तेरे साथ क्या सलूक करती हूँ। देख तूने यहाँ दाखिल होकर कितना बड़ा गुनाह किया है। वो एक शीशे के सामने पहुँच गई और उसने किसी खास किल को दबाया और एक शीशा खोल दिया। देखते ही देखते ये गार जहन्नुम बन गया। सूरज की तेज छुआएं एकदम गार के ठंडे माहौल में दाखिल हो गईं। मेरे और सादान के मुंह से हैरत की चीखें निकल गईं। सादान ने कहा, चचा जान, बराह करम जल्दी से मेरे पास आ जाइए। और मैं झपट कर उसके नज़दीक पहुंच गया। मैंने सादान का हाथ पकड़ लिया। गार की वो हिद्दत जो महसूस हो रही थी चंद ही लम्हात में जलाकर हमें राख कर देगी, एकदम कम हो गई। सादान वो अंगूठी मेरे बदन से मस कर रहा था और देवी अजीबोगरीब अंदाज में कह लगा रही थी, नामुमकिन है, तुम नहीं बच सकते। होमानू का जादू मुझ पर नहीं चल सकता। मेरा इल्म वसी है। वो बेख्तियार भाग गई और उसने शीशे का एक और दरवाज़ा हटा दिया। बस यूं लगता था जैसे आग का बहकता हुआ लावा गार में घुस आया हो। और फिर गार की दीवारें चिटकने लगीं। एक जोरदार तड़ाका हुआ और गार की छत उड़ गई उस खौफनाक जखीरे के। चूंकि 2 दरवाजे खुल गए थे और तेज रोशनी जो एक मखसूस अंदाज में अंदर आ रही थी वो पूरी तरह से अंदर घुस आई थी। उसकी वजह से शदीद गैस बन गई और गैस की उस कुव्वत ने पहाड़ को ऊपर उठा दिया। हौलनाक धमाका हुआ और पहाड़ की चट्टानें फिजा में बिखरने लगीं। मैं और सादान बुरी तरह उस सुरंग की जानिब भाग गए जिससे निकलकर हम उस हॉल में आए थे। देवी का हमें कोई पता नहीं था, अलबत्ता उसकी चीखें हमें अपने अकब में सुनाई दे रही थीं। मैं जख्मी हो गई हूँ, मेरा वजूद भस्म हो रहा है, मेरी कुव्वतें इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे निकालो यहाँ से। फिर मैंने दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें सुनी। वो हमारे पीछे दौड़ती चली आ रही थी। गर्मी, तपिश और आग का हौलनाक लावा हमारा ताकुब कर रहा था और उस वक्त सिर्फ इसी में बचत थी कि हम लोग जितनी बर्क रफ्तारी से दौड़ सकते हैं दौड़ें। हमारे पीछे खौफनाक गरज हो रही थी। पहाड़ी चट्टानें अपनी जगह छोड़ रही थीं। लेकिन फिर हमें उस पुल का ख्याल आया जो एक चट्टान ही के सहारे बना हुआ था।
और हमारे बदन के खून खुश्क होने लगे। जाहिर है ये धमाके वहां तक पहुंच गए होंगे और वो चट्टान जो सिर्फ उस तरफ रखी हुई थी कि जरा सी पहाड़ों की जुम्बिश उसे अपनी जगह से खिसका दे, क्या अब अपनी जगह मौजूद होगी, और अगर नहीं होगी तो हौलनाक गहराइयां। एक दहशतनाक ख्याल मेरे बदन के रगों पैर में दौड़ गया। मेरी ही नहीं, सादान की भी यही कैफियत थी। हमारे पीछे बदस्तूर धमाके हो रहे थे। अचानक वो चट्टान एक खौफनाक गिड़गिड़ाहट के साथ तिड़क गई जिस पर उस वक्त हम खड़े हो गए थे। वो सुरंग ही में थी लेकिन उसके नीचे धमाका हुआ था और फिर कुदरत का एक अजीबोगरीब मौजज़ा हुआ। धमाके से वो चट्टान उड़ गई जिस पर हम मौजूद थे। ऊपर की छत पहले ही फट चुकी थी। चट्टान ने हमें ऊपर उछाल दिया और हम लुढ़कते हुए गहराइयों में जाने लगे। मैं उस कैफियत को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। बस आप यूं समझ लें जैसे कोई शख्स रात को पुरसुकून सोया हो और फिर वो एक ख्वाब देखता हो जो उसके लिए बड़ी अजीबोगरीब कैफियत का हामिल हो, और इसके बाद उस ख्वाब से उसकी आंख खुल जाए और वो खुश होकर सोचे कि ये तो सिर्फ ख्वाब था और उसे सुकून का एहसास हो। मेरी कैफियत भी उस वक्त कुछ ऐसी ही थी। हालांकि जिन हालात से हम गुजर रहे थे और जो किरदार मेरे सामने थे इतनी बुलंदी से, इन हालात में गिरते हुए सही मायनों में हमें जिंदगी से महरूम हो जाना चाहिए। लेकिन अब ना वो किरदार थे, ना जिंदगी से वो महरूमी, ना सादान, ना जैल था, ना आमना अलकिराश और ना ही और कोई दूसरा। बस क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये समझ लीजिए कि अब ज़रमिनास का कोई वजूद नहीं था, ना अनासिया थी, कुछ भी नहीं था। मेरे बदन के नीचे एक पुरसुकून बिस्तर था और वो कमरा जिसमें मैं मौजूद था बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, हल्की हल्की आराइशी चीज़ों से सजा हुआ था। अभी मुझे होश में आए ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और फिर कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो एक वेटर था जिसके वर्दी में लगे हुए मोनोग्राम पर होटल अलास्का का नाम लिखा हुआ था। वो एक बड़ी सी ट्रे हाथ में पकड़े हुए था। ट्रे में एक अखबार नुमाया नजर आ रहा था, इसके साथ ही चाय के बर्तन भी। मैं हैरत से मुंह खोले उसे देखता रह गया। उसने बड़े अदब के साथ ट्रे मेज पर रखी और बोला, बेड टी हाजिर है सर, नाश्ता जब भी करना चाहें फ़ोन पर बता दीजिएगा। उसने गर्दन खम की और वहां से निकल गया। होटल, मेरे जहन ने नारा लगाया। होटल ही मालूम होता था। वो कैफियत तारी थी उस वक्त मुझ पर कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। दिमाग चकरा कर रह गया। पता नहीं जो हालात गुजरे थे वो ख्वाब थे या फिर मैं उस वक्त ख्वाब देख रहा था। फिर चाय की खुशबू दिमाग से टकराई और उस वक्त इस उम्दा चीज़ से ज़्यादा और कोई चीज़ अच्छी नहीं थी। उठा, चाय बनाई और जब तक केतली में चाय का पानी मौजूद रहा, चाय बना बना कर मैं मुंह में उंडेलता रहा। बाज़ चीज़ें क्या कुदरत का शाकार होती हैं। ये चाय उस वक्त मुझे एक ऐसी नेमत महसूस हुई जिसका कोई बदल नहीं होता। मेरा ज़हन खासा खुशगवार हो गया। फिर मैं अपनी जगह से उठा, गुसल खाने में गया, मुंह हाथ धोया। वापस आकर अलमारी देखी तो उसमें मेरे बहुत से लिबास टंगे हुए थे। एक भी लिबास मेरा शनासा नहीं था, लेकिन हर लिबास का साइज मेरे जैसा था और जिस्म पर भी स्लीपिंग सूट था। मेरे खुदा, जिन होलनाक वाक़यात से मैं गुजर चुका हूँ उन पर किसी किस्म का शक्को शुबा तो नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर ये क्या हुआ है? क्या ये सब कुछ ना समझ में आने वाली बात थी? एक लिबास तब्दील किया, पता नहीं हालात क्या हैं। और उसी वक्त टेलीफोन की घंटी बजी और मैं चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा। बड़ी खुशी से मैं उसकी जानिब बढ़ा, कम से कम हालात को समझने का मौका तो मिले। और फिर मैंने रिसीवर उठा लिया, लेकिन दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ शनासा थी। हेलो ज़रमिनास। कौन? आमिना अलकिराश। हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। आमिना, ये सब क्या है? वो जो तुमने देखा और तुमने सोचा वहाँ का काम ख़त्म हो गया है। सादान को उसकी मंजिल मिल गई है और अब तुम्हारी ग्लू खुलासी है। आमिना, हम वहाँ से बचकर किस तरह आ गई? मैंने सवाल किया, लेकिन टेलीफोन लाइन बेजान हो गई। मैं गुस्सीली निगाहों से रिसीवर को घूरता रह गया और फिर मैंने रिसीवर रख दिया और पलंग पर आ बैठा। बहुत देर तक मैं पाँव लटकाए गौर व फिक्र में डूबा रहा। ये सब कुछ बुरा तो नहीं लग रहा। जो वक्त और जो माहौल गुजारा था वो बहुत ही दिलकश था मेरे लिए, लेकिन मेरी ज़िंदगी को जो रोग लग गया था उसके लिए कुछ समझ में आना मेरे बस से बाहर था। और क्या किया जा सकता था कि अभी मेरा मुश्किल वक्त ख़त्म हुआ है या नहीं? अब क्या करूं? और ये होटल कौन सी जगह है? लेकिन इस सिलसिले में किसी तरह की जल्दबाजी अहमकानाबाद थी। चुनाचे मैंने अपने आप को पुरसुकून किया। फिर कोई आध घंटे के बाद मैंने नाश्ता तलब किया। मैं नहीं जानता था कि मैं इस होटल में किस नाम और किस हैसियत से मुकीम हूँ। आमिना अलकिराश ने मुझे ज़रमिनास के नाम से ही मुखातिब किया, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि होटल के रजिस्टर में मेरा नाम तैमूर पाशा के नाम से ही दर्ज था। ये बात मैंने बाहर आकर मालूम की। लिबास पहनकर तैयार होकर बाहर निकल आया और थोड़ी ही देर के बाद मुझे इल्म हो गया कि मैं रागिल शाहबा में हूँ। रागिल शाहबा के बारे में मालूमात हासिल करके मुझे फिर एक झटका सा लगा, गोया अभी वो तिलिस्म मुसलसल मुझ पर मुसल्लत है जो मुझे यहाँ मिस्र में लाया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
लेकिन ये बात मालूम हो गई कि रागिल शाहबा एक समुद्री शहर है और इंतहाई खूबसूरती से आबाद किया गया है। इसके बारे में यह भी पता चला कि इसको आबाद हुए अभी ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा और इसे एक आइडियल सिटी बनाने की कोशिश की गई है। इसी आइडियल सिटी में चहलकदमी करते हुए मुझे पस्ता कामत फिरजान मिला। उसने बड़े अदब से मुझे सलाम किया और मैं सवालिया निगाहों से उसे देखने लगा। चंद लफ्ज़ों में आपको तफसील बता दूं, मिस्टर तैमूर पाशा, मैं डार्विन का आदमी हूं और मिस्टर डार्विन ने चंद चीज़ें आपके लिए मेरे हाथ भेजी हैं कि आप मेरे साथ किसी ऐसी जगह चलना पसंद करेंगे जहां मैं ये चीज़ें आपके हवाले कर दूं। मैंने उससे इत्तफाक किया। फिर एक ऐसा गोशा उसने खुद ही मुंतखब किया। साहिल समुंदर ही था और इस कदर हसीन कि उसे देखकर मैं अश कर उठा। उसने मुझे एक इंतहाई मोहलिक खंजर, कुछ तस्वीरें वगैरह दी और बताया था कि इसमें एक तस्वीर नासिर हमीदी की है और दूसरी तस्वीर एक इंतहाई खूबसूरत लड़की की थी। इसका नाम जारिया है, ये यमन से ताल्लुक़ रखती है और नासिर हमीदी की दोहरी शख्सियत की सही राजदार। दोहरी शख्सियत? हाँ, जहाँ तक नासिर हमीदी की अपनी शख्सियत का ताल्लुक़ है तो तुम्हें डार्विन ने उसके बारे में तफसील तो बता ही दी होगी कि वो किस कदर मोहलिक आदमी है और ख़ास तौर से मिस्र का दुश्मन है। असल में हम नासिर हमीदी से सबसे पहले मिस्र को बचाना चाहते हैं। नासिर हमीदी ने अपना दूसरा नाम और भी रखा हुआ है। क्या? मैंने सवाल किया। अहमर अदी, जो एक आम सा आदमी है और एक आम सी जगह रहता है। लेकिन तुम इस तस्वीर को गौर से देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम्हें जारिया और अहमर अदी की तस्वीरें मुझे वापस करनी हैं। अहमर अदी की एक बेटी भी है जिसे वो बहुत चाहता है। रागिल शाहबा के रहने वाले बस इतना जानते हैं कि अहमर अदी एक खाता पीता आदमी है और मिस्र के उस हिस्से में रहता है, लेकिन वह जो कुछ भी है तुम्हें उसके बारे में अच्छी तरह तसव्वुर कर लेना चाहिए। अब मैं चलता हूँ। उसने दोनों तस्वीरें अपने पास रखी और वहाँ से चल पड़ा। मैं अपनी जगह बैठा सोचता रहा कि ये सब क्या है। ये ख्याल तो कई बार मेरे जहन में आया था कि मैं इन सारे चक्रों को छोड़कर कहीं निकल जाऊँ। बिला वजह मुसीबतों में गिरफ्तार हो गया हूँ, लेकिन ये मुसीबतें भी मेरे लिए खेल बन गई थी कि मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता था लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ना चाहता था। ये सारी चीज़ें गौर करने के काबिल थीं। फिर मैंने सोचा कि अब मैं अपने तौर पर जीने की कोशिश करूं। साहिल के गोशे में एक काफ़ी बड़ा कैबिन जैसा बना हुआ था और उसमें समुद्री सियाहत के लिए तमाम सामान दस्तयाब होता था। ये साहिल भी इंतहाई खूबसूरत था। चुनाचे मैंने वहाँ दाखिल होकर तमाम तैयारियाँ की और उसके बाद गोताखोरी का लिबास पहनकर समुंदर की जानिब बढ़ गया। फिर मैंने उस शख्स को देखा जो खुसूसन मुझे अपनी जानिब मुतवज्जा नजर आया। उसने भी गोताखोरी का लिबास पहना हुआ था और उसका चेहरा गोताखोरी के मखसूस मास्क में छुपा हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वो खास तौर से मेरी जानिब मुतवज्जा हो और मेरे जहन में तजस्सुस बेदार हो गया। जब वो पानी में उतरा तो मैं भी उसके पीछे ही पानी में उतर गया। समुंदर का पानी इस तरह शफाफ था कि तह में पड़ी हुई सफ़ेद रेत तक नजर आ रही थी। वो शख्स मेरी निगाहों से महफूज नहीं था। वो मुझसे आगे जा रहा था। काफ़ी देर तक मैं उसका पीछा करता रहा। रंग बिरंगी मछलियाँ और समुद्री जानवर मेरे पास से होकर गुजरते तो कुछ लम्हों के लिए मेरे जहन पर एक इंतहाई खुशगवार कैफियत तारी हो जाती। जिन बोझल हालात से गुजर चुका था और जितनी मुशक्क़त मैंने सादान वगैरह के साथ की थी, उसके बाद ये सब कुछ मुझे इंतहाई पुरसुकून और खुशगवार लग रहा था। समुंदर की तह में ऐसे ऐसे पौधे लगे हुए थे और रेत पर इतने खुश रंग सीपियाँ और पत्थर पड़े हुए थे कि जी चाहता था कि इन्हें रुक कर घंटों देखा जाए। सामने से एक बड़ी मछली पत्थर के नीचे से निकली तो मैं उसे रास्ता देने के लिए दाएं जानिब हो गया। मछली मेरे करीब आ रही थी और मेरी सारी तवज्जो मछली पर थी, इसलिए मैं अपने गिरदो पेश से बेखबर सा हो गया और ये नहीं देख सका कि वो गोताखोर किस तरफ को गया है। उसकी मौजूदगी का तो मुझे उस वक्त एहसास हुआ जब मुझे एक साए की सी मौजूदगी का एहसास हुआ। बस एक लम्हा था जो बिल्कुल इत्तफाकिया तौर पर गुजर गया। उसने मेरी पीठ पर चाकू से वार किया और अगर मैं तड़प कर एक तरफ ना हो गया होता तो शायद इस समुंदर से मुझे निकलना नसीब ना होता। वार इतना भरपूर किया गया था कि मैं जिंदा ना बच सकूं। मैंने अपने आप को संभाला और एकदम से नीचे गहराइयों में चला गया। उसने मुझ पर दूसरा वार किया तो मैंने पलट कर उसकी कलाई पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। चाकू की नोक मेरी कलाई को जख्मी करती हुई निकल गई और मैंने पानी को सुरख होते हुए देखा। वह शख्स गैस मास्क पहने हुए था और मास्क के शीशों से उसकी आंखें दिखाई दे रही थी। इंतहाई खूंखार आंखें थी और उन आंखों से दरिंदगी झलक रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो हर कीमत पर मेरे टुकड़े कर देना चाहता हो। और तीसरी बार वार किया तो मैंने दोनों हाथों से उसका चाकू वाला हाथ पकड़ लिया और कुछ इस तरह झटका दिया कि चाकू छूटकर रेत पर जा गिरा। लेकिन उसने फौरन ही अपने हाथ से अपनी बेल्ट में लगा हुआ दूसरा चाकू निकाल लिया। ये सूरत हाल मेरे तसव्वुर में भी नहीं थी, हालांकि मैं लड़ाई भड़ाई में पीछे रहने वालों में से नहीं था। उस वक्त मुझे काफ़ी तकलीफ महसूस हो रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि मैंने ऑक्सीजन मास्क नहीं लगाया हुआ था और पानी के नीचे ज़रूरत से ज़्यादा देर तक रहने से अब मेरे फेफड़ों में दर्द होने लगा। कनपट्टियों पर दमक सी हो रही थी।
इस कैफियत से उस वक्त तक निजात हासिल करना मुमकिन नहीं था जब तक कि मैं इस खौफनाक दुश्मन से छुटकारा ना पा लेता। वो किसी समुद्री भूत की तरह आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो सांस लेता तो पानी में बुलबुले से बनते चले जाते। ऑक्सीजन टैंक से ताज़ा हवा उसके फेफड़ों में जा रही थी। मेरे जिस्म का तमाम खून शायद सर में जमा हो गया, इसलिए दिमाग में जाने वाली रगों में सनसनाहट होने लगी और हवास गुम होने लगे। मैंने सारी तवज्जो उसके दूसरे चाकू की तरफ मबजूल कर ली। बहरहाल इस बार वो मेरे करीब आया तो मैंने उसके चाकू वाले हाथ पर गिरफ्त कर ली, लेकिन कमबख्त काफ़ी सख्त और ठोस जिस्म का मालिक मालूम होता था। चाकू उसके हाथ से ना निकल सका, लेकिन मैंने झुंझला कर रबड़ की वो नलकी पकड़ ली जो उसके फेफड़ों को ऑक्सीजन फराहम कर रही थी, और इसके बाद एक शदीद झटके से मैंने उसकी नलकी हटा दी। अब सूरत हाल उसके खिलाफ हो गई थी और अब उसे जान बचाने की फिक्र लाहिक हो गई। चुनाचे वो तेजी से आगे को भागने लगा। सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि मैं उसका ताकुब करके उसे काबू में करने की कोशिश करता। मेरे लिए यह ज़रूरी था कि मैं ऊपर पहुंच जाऊं, और मैंने हाथ पांव मारे और पानी से बाहर निकल आया। साहिल पर सफ़ेद साफ और चमकदार बजरी बिछी हुई थी। मैं बेजान सा होकर उस पर गिर पड़ा। जब हवास काबू में हुए तो मैंने गिरदोपेश का जायजा लिया। मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा जहाँ एक बड़ी सी लॉन्च खड़ी हुई थी। अभी मौसम बहुत बेहतर था। मैं अभी इसी तरह लेटा हुआ था कि अचानक ही मुझे एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। ओ, तुम जिंदा हो, होश में हो? मैंने सर उठाकर देखा। एक दराज कद और इंतहाई मुतनासिब जिस्म की हसीन लड़की थी। उसके सामने से एक बैग लटका हुआ था। उसने मेरी कलाई को देखा और बोली, जख्म है, क्या हुआ, कैसे लग गया? क्या समुद्र में किसी चीज़ से? उसने मेरे जख्म का जायजा लिया। फिर उसने जल्दी से अपना बैग उठाया और उसमें से कुछ कपड़ा निकाला और मेरे बाजू पर लपेट कर गिरहा लगा दी। ये क्या हो गया? बस मैं पानी में तैर रहा था कि एक तेज कांटों वाली मछली ने मुझ पर हमला कर दिया। तुम्हें इस तरह बगैर ऑक्सीजन मास्क के इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए था। बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बर वक्त मदद की है। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं है, आओ। वो मेरे सामने कुर्सियां पड़ी हुई हैं, उन पर चलते हैं। मैंने उसके हाथ का सहारा लिया और खड़ा हो गया। अचानक ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा। उस शख्स ने मुझे 2 तस्वीरें दिखाई थीं, एक नासिर हमीदी की और दूसरी उसकी साथी लड़की जारिया की, और ये लड़की जारिया ही थी। मैं एकदम संभल गया। गोया मेरे ऊपर जो हमलावर था वो नासिर हमीदी यानी आमर अदी भी हो सकता था, और ये लड़की, मेरे खुदा। हम उस होटल में पहुंच गए और वहां कुर्सियों पर बैठकर हमने अपने लिए कॉफ़ी तलब कर ली। जारिया को अब मैंने अच्छी तरह पहचान लिया। वो चारों तरफ इस तरह देख रही थी जैसे उसे किसी की तलाश हो। क्या तुम किसी को तलाश कर रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं है। कोई ऐसी खास बात नहीं है? मैंने यूं ही ये सवाल कर लिया। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने उसे झूठ बोलना मुनासिब नहीं समझा। मैंने उससे कहा, तैमूर पाशा, मेरा नाम जारिया है। उसने कहा और मैंने कम अज़ कम इस बात का एतराफ़ किया कि उसने अपना नाम सच बताया। हम दोनों ने कॉफ़ी पी और उसके बाद वो बोली, मेरे ख्याल में तुम्हें अपने ज़ख्म पर तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, कहीं से बैंडेज करा लूँगा, मैंने जवाब दिया। ओके, मेरे लायक कोई और खिदमत हो तो बताओ। नहीं, बहुत शुक्रिया, मैंने कहा, और इसके बाद वो मुझे खुदा हाफिज़ कहकर वहाँ से चली गई। लेकिन मेरी समझ में नहीं आया था कि यह सारा खेल क्या हुआ है। क्या वो शख्स बजाते खुद नासिर हमीदी ही था, जबकि नासिर हमीदी के बारे में मुझे बताया गया था कि वो आमर अदी के नाम से बड़ी सादा सी जिंदगी गुजार रहा है, जबकि उसका दूसरा रुख बेहद भयानक है। हॉस्पिटल का एक बोर्ड देखकर मैं अंदर दाखिल हुआ। वहाँ भी मैंने उन लोगों को वही कहानी सुनाई थी कि ज़ेरे समुंदर एक मछली ने मुझ पर हमला कर दिया। मुझसे कोई ख़ास बाज पुरस नहीं की गई। मैं होटल वापस आ गया। मैंने अपने जहन पर बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया। शाम के तकरीबन 7, साढ़े 7 का वक्त होगा कि मेरे होटल के दरवाजे पर दस्तक हुई। लेकिन मेरे तलब करने पर जो शख्सियत अंदर दाखिल हुई उसे देखकर मैं दंग रह गया। ये जारिया ही थी, और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने उसे अपने होटल का पता नहीं दिया। ये बात तो मेरे इल्म में आ चुकी थी कि जारिया नासिर हमीदी या अहमर अदी की साथी है, और यकीनन ख़ास बुनियाद पर मेरे पीछे लगी है। मैं मुस्कुराकर उससे बोला, आओ जारिया, मुझे तुम्हारी आमद पर खुशी हुई क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पता नहीं बताया था। वो बेख्तियार हंस पड़ी और बोली, जिसे मैं पसंद करने लगती हूँ मुझे उसका पता लगाने में देर नहीं लगती। गोया तुम ये कहना चाहती हो कि तुमने मुझे पसंद कर लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो। जारिया मुझसे बेतकल्लुफ़ होने लगी। मैं उससे बातें करता रहा। उसने अपनी पसंदीदगी की सारी कैफियतें मुझ पर निछावर कर दी। मैं हो सकता था कि उसके जाल में फंस जाता, लेकिन अचानक ही मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी खतरे से दो चार होने लगा हूँ। मेरे होटल का दरवाज़ा खुला था और कोई अंदर दाखिल हो गया था। मैंने इधर उधर देखा। तकिए के पास मेरा खंजर मौजूद था, वो खंजर जो मुझे ख़ास तौर से पहुंचाया गया, पता नहीं क्यों। और फिर मैंने उस शख्स को देखा। वो मिस्री नजाद ही था, बहुत गहरे रंग का मालिक। उसने हाथ में पिस्तौल पकड़ा हुआ था।
फिर फुर्ती से अपनी जगह से उठा तो उसने मेरे कॉलर पर हाथ डालने की कोशिश की, लेकिन खंजर मेरी मुट्ठी में था। मैंने उसकी बगल के नीचे से हमला किया और उसके बगल के मसल्स कट गए। उसके हलक से एक वहशियाना आवाज़ निकली तो मैंने उस पर दूसरा वार किया और ये वार उसके हलक पर ही था। खंजर ने उसका नरखरा काट दिया और खून का एक फवारा बुलंद हुआ। मैं उस फवारे की जद से बच गया। मैंने जारिया की तरफ देखा, लेकिन जारिया फुर्ती से बाहर निकल गई। शदीद जख्मी शख्स दोनों हाथों से गला पकड़े अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। मैंने फौरन ही दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाई और तेज़ी से लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट नीचे जा चुकी थी। दूसरी लिफ्ट काफ़ी फासले पर थी। चुनाचे मैं दूसरी लिफ्ट की तरफ दौड़ा। मैं जारिया पर काबू पाना चाहता था। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और दूसरी लिफ्ट में बैठकर नीचे उतर आया। वो आगे आगे दौड़ रही थी। न जाने मुझ पर क्या जुनून सवार हुआ कि मैं उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन फिर वो एक कार में बैठी और दूसरे ही लम्हे कार वहाँ से हवा हो गई। मैंने कार का नंबर वगैरह देख लिया। चुनाचे मैं टैक्सी की तलाश में नज़रें दौड़ाने लगा और उसी वक्त एक टैक्सी नजर आई जिसे मैंने इशारा किया तो वो मेरे करीब पहुंच गई। उस कार का ताकुब करो, मैंने टैक्सी ड्राइवर से कहा और टैक्सी ड्राइवर ने बगैर कुछ पूछे अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। मैं यहाँ भी मोहतात हो गया। दोनों गाड़ियाँ आगे पीछे दौड़ती रहीं और एक बार फिर मैंने जारिया की कार को उसी साइल पर रुकते हुए देखा जहाँ मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी और उसी जगह मुझ पर हमला हुआ। मैं टैक्सी से नीचे उतरा। जारिया की कार थोड़े फासले पर खड़ी हुई थी। मैंने टैक्सी ड्राइवर को जो भी मेरे हाथ में आया था उसे दिया। गालिबन उसकी तवक्को से कहीं ज़्यादा था, इसलिए वो कुछ लम्हे मुंह फाड़े मुझे देखता रहा। लेकिन मैं उस तरफ दौड़ा जिधर जारिया की कार खड़ी थी। मैंने देखा कि जारिया एक छोटी सी लॉन्च के पास खड़ी हुई थी। लॉन्च पर चंद अफराद और भी मौजूद थे। वो उन लोगों से कुछ बातें कर रही थी। फिर मैंने उस शख्स को देखा जो नासिर हमीदी ही हो सकता था और उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। नासिर हमीदी फुर्ती से लॉन्च की तरफ बढ़ गया। जारिया खामोशी से वहाँ खड़ी हुई थी। मैं एक आड़ लेता हुआ आगे बढ़ने लगा और थोड़ी देर के बाद मैं उस लॉन्च के करीब पहुँच गया। लॉन्च काफ़ी बड़ी थी। जारिया ने इधर उधर देखा और इसके बाद खुद भी लॉन्च में दाखिल हो गई। मेरे लिए इसके अलावा कोई चाराकार नहीं था कि सब कुछ भूलकर समुद्र में छलांग लगा दूं और लॉन्च को पकड़ने की कोशिश करूं। इसके लिए मुझे कामयाबी हासिल हो गई। लॉन्च एक छोटा सा जहाज ही था। अरशे पर एक मोटी सी रस्सी का ढेर लगा हुआ था। मैं उस ढेर पर जाकर छुपकर बैठ गया। लॉन्च चल पड़ी। गालिबन वो कोई टापू था, क्योंकि थोड़ी देर के बाद लॉन्च उसी टापू पर जाकर रुक गई। मैं अपनी जगह छुपा बैठा रहा। लॉन्च पर से आवाज़ें आ रही थीं। थोड़ी देर के बाद जब ये आवाज़ें बंद हो गईं तो मैं अपनी जगह से बाहर निकला और मैंने कुर्बो ज्वार में निगाहें दौड़ाईं। वो गैराबाद सी जगह थी जहाँ खुश्क झाड़ियों और घने दरख्तों की बहुतात थी। आगे जाकर चंद झोंपड़ियाँ दिखाई दीं और फिर वहाँ कुछ लोग भी नजर आए। मैं उसी तरफ बढ़ गया और उस अहाते के पास पहुँच गया जहाँ कुछ खूबसूरत सी झोंपड़ियाँ नजर आ रही थीं। ये झोंपड़ियाँ दूसरी झोंपड़ियों से बहुत अच्छी थीं। चुनाचे इस बात के इम्कानात थे कि नासिर हमीदी इस इलाके में होगा। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और अभी ज़्यादा दूर नहीं गया था कि कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई। मैं ठिठक कर रुक गया और फिर मैंने उस स्याह कद्दे-आवर कुत्ते को देखा जो खूंखार निगाहों से मुझे देख रहा था और इसके बाद उसने मुझ पर छलांग लगा दी। लेकिन मैं इसके लिए तैयार हो चुका था। जैसे ही वो उड़ता हुआ मेरे करीब आया मैं बैठ गया और वो मेरे सर पर से गुजरता हुआ मेरे आगे गिर गया। मेरे पास इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं था कि मैं उस पर खंजर इस्तेमाल करूं। चुनाचे इस बार भी मैंने बड़ी महारत से अपने खंजर का वार किया और कुत्ते की गर्दन आधी से ज़्यादा कट गई। उसके हलक से आवाज़ निकली और वो ज़मीन पर लौटने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने झुरझुरी ली और साकित हो गया। उसी वक्त कोई झोंपड़ी से बाहर निकला और उसने डैनी डैनी कहकर कुत्ते को आवाज़ दी। लेकिन वो करीब आया तो मैंने एक दरख्त की आड़ से निकलकर अपना रिवॉल्वर निकालकर उसकी गुद्दी पर रख दिया और बोला, शोर मत मचाना वरना गोली हलक से पार निकल जाएगी। वो एकदम से साकित हो गया। उम्र रसीदा शख्स था और गालिबन इन झोंपड़ियों में निगरानी वगैरह का काम करता होगा। उसका बदन कपकपाने लगा। कहाँ हैं वो लोग? मैंने सवाल किया और उसने इस तरह अपने होंठ भींच लिए जैसे हलक से आवाज़ निकालेगा तो उसे मौत का सामना करना पड़ेगा। बताओ कहाँ हैं वो लोग? मुझे नहीं मालूम। मैंने उसकी गर्दन अपने चौड़े हाथ के शिकंजे में ले ली और गुर्रा कर बोला, अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं इसी जगह तुम्हारा नरखरा काट कर तुम्हें हलाक कर दूंगा। लेकिन अभी मैंने कुछ किया भी नहीं था कि मेरे अक्कम में कोई आया और पहला बार उसने मेरे रिवॉल्वर पर किया, फिर दूसरा गर्दन पर। रिवॉल्वर तो तारीकी में हाथ से छूटकर गायब हो गया और गर्दन की सारी रगें और पट्टे अकड़ कर रह गए। इतनी जोर का वार था कि मन का टूटते टूटते बचा। मैंने मुड़कर देखा। वह शख्स भैंसे की तरह ताकतवर था, इंतहाई मजबूत जिस्म का मालिक, जिल्द तांबे की तरह सुरख। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह इंतहाई ताकत का मालिक है। अगर मैंने होशो हवास में रहकर उसका मुकाबला ना किया तो वह मुझे पीस कर रख देगा।
वह घूंसा ताने मुझ पर हमलावर हुआ तो मैं झुका और झुककर एक तरफ हो गया और इसके साथ ही मैंने पूरी कुव्वत से अपना घूंसा उसके सीने पर मारा। वह चीख मारकर उलट गया, सांस लेकर फिर उठा। इस बार मैंने उसके हाथ में लंबे फल वाला चाकू देखा। पहले उसने उसे हवा में शाएं शाएं करके लहराया जैसे मुझे खौफजदा करना चाहता हो, फिर अचानक ही बड़ी महारत से मुझ पर वार कर दिया। लेकिन मुझे बचना तो था। मैंने भी अपना खंजर अपने हाथ में ले लिया और इस बार वो वैश्यों की तरह दांत चमकाता हुआ मेरी तरफ आया तो मैंने खंजर लहराकर अपनी महारत से उसके सीने की तरफ वार किया और पहला ही वार कामयाब हो गया। उसने जानवरों के से अंदाज में चीख मारी और उस जगह हाथ रख लिया जिस जगह से तेजी से खून का इखराज हो रहा था। वो लाशऊरी तौर पर वहां हाथ मार रहा था जैसे खून को रोकना चाहता हो, लेकिन खून था कि इस तरह उछल रहा था कि अगर मैं उसके सामने से न हट जाता तो बाकायदा खून का गुस्ल कर लेता। अचानक उसका जिस्म थरथराया और वह जमीन बोस हो गया। उसके गिरते ही खुश्क झाड़ियां बुरी तरह चिरचिराई थीं। मैंने थोड़े फासले पर अपना रिवॉल्वर पड़ा हुआ देख लिया। उधर दूसरा बूढ़ा जो ये खौफनाक मंजर देख रहा था एकदम संभल गया। उसने शायद फरार होने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नाल उसकी गुद्दी से लगा दी और तुम्हारा हशर इससे अलग नहीं होगा। वो नीली खानका पर गए हैं। नीली खानका यहाँ से 20 मिनट के फासले पर है। तुझे मेरे साथ चलना होगा, मैंने गुर्रा कर कहा। देखो मेरी बात मानो, वहां तक जाना आसान नहीं। खानकाहों पर बलाओं का बसेरा है। तुझे चलना होगा। मैंने खंजर उसकी तरफ बढ़ाया तो वह वहशत ज़्यादा लहजे में बोला, मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझे मजबूर करते हो तो चलो ठीक है। वो मोटरसाइकिल खड़ी है, चलो। मैंने उसे इशारा किया और इसके बाद हम मोटरसाइकिल पर बैठकर चल पड़े। खासा फासला तय किया गया और उसके बाद हम चल पड़े। रास्ते में एक बस्ती नजर आई तो मैंने आहिस्ता से कहा, ये कौन सी बस्ती है? टोबा। यहाँ अच्छी खासी आबादी है। एक लम्हे तक सोचते रहने के बाद मैंने फैसला किया कि मुझे इस आबादी में रुकना चाहिए। उधर बूढ़ा ज़ारो कितार रो रहा था, रास्ते में भी वो रोता ही रहा। मैंने उस आबादी के एक सराय में आराम किया और बूढ़े को अपने साथ रख लिया, लेकिन मुझे उसकी खासी देखभाल करना पड़ी। ये आबादी वाकई बहुत उम्दा थी। दिन की रोशनी में मैंने उसे देखा तो मुझे एहसास हुआ कि ये तो अच्छा खासा इलाका है। नीली खानका के बारे में उसने जो कुछ बताया था उसका मुझे सही अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ मुझे खासी आसानियाँ हासिल हो गईं। किराए पर एक जीप भी मिल गई और मैं बूढ़े के साथ नीली खानका चल पड़ा। वो बार बार यही कह रहा था कि वो हमें खानका तक नहीं ले जाएगा क्योंकि वहाँ तक जाना आसान नहीं, लेकिन मुझे वहाँ जाना ही था। बूढ़े को मैंने पूरी तरह कब्जे में किया हुआ था। वो हाँपता कांपता और अपने देवताओं से अपनी जुबान में मुआफ़ी मांगता हुआ मेरे साथ जा रहा था। वाकई रास्ता बहुत खतरनाक था। काफ़ी फासले तक तो जीप ने उसका साथ दिया और इसके बाद मुझे जीप छोड़ना पड़ी। मैं आगे बढ़ता रहा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये फासला तय किया, लेकिन उसका कहना बिल्कुल ठीक था। अचानक ही उसकी दिलदोज चीख सुनाई दी और मैंने देखा तो उसकी गर्दन में एक लंबा सा तीर पैवस्त पाया। वो दम तोड़ रहा था। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाई तो एक स्यारो को तीर कमान संभाले देखा। वो दूसरा तीर मेरी गर्दन में मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बर वक्त संभल कर मैंने उसका ये वार खाली कर दिया। कोई चीज़ मेरे ऊपर से शूं करती हुई उड़ गई और दरख्त के तने में पैवस्त हो गई। मैंने रिवॉल्वर निकालकर 2 फायर किए। एक तवील चीख लहराई और सामने वाले दरख्त से वो स्या आदमी नीचे गिर पड़ा, बिल्कुल इस तरह जैसे दरख्तों से कोई पक्का फल आ पड़ा हो। चारों तरफ ऊका आलम था। जंगल सुनसान था। थोड़ी देर तक खामोश रहा। मैंने देखा कि आसपास कोई नहीं है। फिर इधर उधर से अचानक ही तीर अंदाजी का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने भी अपने आप को संभाल कर फायरिंग शुरू कर दी और मेरी इस फायरिंग के नतीजे में खामोशी छा गई। बूढ़ा मर चुका था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन मुझ पर भी जुनून सवार हो गया। मैं वहां से आगे बढ़ा तो आगे जाकर मुझे बाकायदा रास्ता नजर आ गया। जंगल के उस हिस्से में झाड़ियां काट दी गई थीं और जमीन भी हमवार थी। आसमान वहां से खुला और वाजे दिखाई दे रहा था। मैं धड़कते दिल के साथ नीली खानका की जानिब बढ़ने लगा। अचानक ही मुझे दरख्त का एक तना नजर आया। उस पर चूंटियां रेंग रही थी, लेकिन दूसरी सूरत-ए-हाल काफ़ी खतरनाक थी। मेरा पैर फंदे में जकड़ गया और दरख्त का तना ऊपर उठता चला गया। मेरा पाँव उसमें लिपटा हुआ था और उसमें उल्टा लटका हुआ था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन फिर अचानक ही मैंने खुद को संभाला और फुर्ती से अपने जिस्म को मोड़कर ऊपर उठाया और दरख्त के उस तने में बंधी हुई रस्सी को काट दिया। मैं एक धमाके के साथ दरख्त के साथ ही ज़मीन पर गिरा। ये एक इंतहाई खतरनाक सूरत-ए-हाल थी। मैंने रिवॉल्वर संभाला हुआ था और उसे लोड कर लिया। काफ़ी फासला तय करने के बाद मैंने उस नीली खानका को देखा। वाकई वो किसी नीले पत्थर से बनी हुई थी और बहुत ही मजबूत इमारत नजर आती थी। अभी मैं इमारत से कुछ फासले पर ही था कि अचानक ही एक बार फिर मुझ पर हमला किया गया। वो भी एक स्याफाम आदमी ही था जिसने पीछे से मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, लेकिन अब मुझे अपनी पूरी महारत इस्तेमाल करनी थी। मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि मैं दरिंदों के जाल में फंसा हुआ हूँ। मैंने अपनी कोहनियाँ उसके पेट पर मारी।
तो वो कराह कर रह गया और मैं उसकी गिरफ्त से छूट गया। एक लम्हे का वक्त मिला। इस दौरान मैंने अपना रिवॉल्वर निकाला, लेकिन उसे इस्तेमाल करने की हसरत रह गई, क्योंकि उसने ज़मीन से उठते हुए अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन पर वार किया और उसके हाथों में कोई मजबूत डोरी थी जिसे उसने अपने दोनों हाथों पर भी लपेट रखा था। वो डोरी मेरी गर्दन से लिपट गई और वो जोर लगाने लगा। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ और आनन फानन मेरी गर्दन की रगें फूल गईं और खून कनपट्टियों पर ठोकरें मारने लगा। समात में हल्की हल्की सनसनाहट हो रही थी और आंखों के आगे तारीकी छा रही थी। यकीनन अगर वो डोरी मेरी गर्दन से अलग ना हो जाती तो मैं वहीं ख़त्म हो सकता था, लेकिन नरखरा दब जाने से सांस लेना मुहाल हो गया। मुझे याद आया कि मेरे दाएं हाथ में भी रिवॉल्वर है। मैंने अपना हाथ उठाया और रिवॉल्वर उसके पेशानी पर रखते ही फायर कर दिया। वो निहायत खौफनाक अंदाज में गुर्राया, फिर मुझे साथ लिए हुए ज़मीन पर गिरा। काफ़ी देर तक गर्दन की तरफ से डोरी ढीली नहीं हुई, मगर उसके सर से खून का फवारा निकलने लगा। उसके हाथ पांव ढीले होने लगे तो मेरे सांस लेने की आमदोरफ्त बहाल हुई। मैं ज़मीन पर बैठा गर्दन मसल रहा था कि पीछे से एक साया मुझ पर कूदा। मैंने रिवॉल्वर सीधा किया, मगर ठीक उसी वक्त 3 साए मजीद गिरे। गोया अब मैं चारों तरफ से घिर चुका था। हर तरफ से एक नेज़ा उठा हुआ था। मैं चाहे जितनी तेज़ी से फायर करता, उनमें से एक न एक नेज़ा मेरी गर्दन में ज़रूर पैवस्त हो जाता। अब मैंने मुकाबला करने का इरादा तर्क कर दिया। उन्होंने मुझे अपनी गिरफ्त में लेकर इशारा किया कि मैं रिवॉल्वर फेंक दूं। मैंने ऐसा ही किया। रिवॉल्वर पर कब्जा करने के बाद मुझे पीछे से ठोका दिया कि मैं आगे चलूं, और मैं उनकी मैयत में नीली खानका की जानिब चल पड़ा। वह मुझे एक सुरंग में ले गए। सुरंग तारीक मगर ठंडी थी। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे, लेकिन आंखों के आगे तारीकी फैली हुई थी। सुरंग ज़्यादा ऊंची नहीं थी। मुझे सर नीचे करके चलना पड़ा। खुदा खुदा करके वो सुरंग ख़त्म हुई और एक संगी जीना नजर आया। उस जीने पर कदम रखा और उसके बाद गिनती शुरू कर दी। खासी बुलंदियां तय करके हम एक खासे तवील और ईज प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। उस प्लेटफॉर्म के दाएं जानिब मुझे एक प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। उस वसी और ईज हॉल की छत को मोटे मोटे सतूनों ने संभाल रखा था। एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक चट्टान से तराशा हुआ मुजस्मा मौजूद था। मैं अंदर दाखिल हो गया और थोड़ी ही देर बाद मुझे वहां एक जानी पहचानी शक्ल नजर आई। ये वही लड़की थी जो मुझे उस दिन समुंदर के किनारे मिली। हेलो, उसने मुझे मुखातिब किया। तुम? हाँ, याद हूँ मैं। हाँ, क्यों नहीं। वेरी गुड। तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ताज्जुब हुआ। चलो, इसे लेकर चलो। लड़की ने इशारा किया और वो लोग मुझे लेकर चल पड़े। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी तलाशी ली और मुझे एक तारीक से कमरे में ले जाकर बंद कर दिया गया। उस कमरे में मुकम्मल तारीकी थी और खूब ठंडक हो रही थी। जब वो लोग चले गए तो मैंने गहरी गहरी सांसें लीं। अब क्या करना चाहिए मुझे? कमरे में हल्की हल्की सरसराहटें सुनाई दी। पहले तो मैंने इसे कोई अहमियत नहीं दी, लेकिन जब वो सरसराहट दोबारा उभरी तो मैं चौंका। मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई है। आंखें जब तारीकी में देखने की आदी हुई तो मैंने एक पुराने सोफे पर एक शख्स को बैठे हुए देखा। मैं उसे देखकर चौंक पड़ा, लेकिन ये बात तय थी कि यह शख्स भी यहाँ कैदी है। मैं अपनी जगह खड़ा उसे देखता रहा। तभी उसकी आवाज़ उभरी, कौन हो तुम? मुझसे अपना तारुफ नहीं कराओगे? उसके इन अल्फाज पर मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से उठा और फिर उसके करीब पहुंच गया। मेरा नाम तैमूर पाशा है और मैं यहाँ नासिर हमीदी का कैदी हूँ। किसका? वो मुतअज्जब लहजे में बोला। नासिर हमीदी का। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर इसके बाद मुझे उस शख्स के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। खूब अच्छी बात है, बल्कि बड़े मज़े की बात है। क्या मतलब? मतलब सिर्फ इतना है मेरे दोस्त कि मैं ही नासिर हमीदी हूँ, उस शख्स ने कहा और दूसरे लम्हे मेरे बदन से पसीना छूट गया। कौन हो तुम? नासिर हमीदी। वो किसी कदर तंजिया लहजे में बोला। क्या तुम यहाँ कैदी हो? हाँ, बरसों से। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं यहाँ कैदी हूँ। मगर तुम ये बात कैसे कह सकते हो कि तुम नासिर हमीदी के कैदी हो? मेरी खोपड़ी ज़रा साथ नहीं दे पा रही थी और मैं हैरानी से उस शख्स की बातें सुन रहा था। फिर मैंने उस शख्स से कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? तुम जो कुछ भी समझ लो, इससे ज़्यादा मैं तुमसे और क्या कह सकता हूँ। लेकिन तुम आओ मेरे दोस्त, सोफ़े पर बैठ जाओ। यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तो तुम नासिर हमीदी हो? मैंने सोफ़े पर बैठते हुए पूछा। हाँ, और मेरा नाम तैमूर पाशा है। तुमने यही नाम बताया है मुझे। माय डियर मिस्टर नासिर हमीदी, क्या तुम ये बात जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? दोस्त, मेरा वक्त बिगड़ चुका है। हुकूमत मिस्र मुझे अपना दुश्मन समझती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मेरा खमीर भी मिस्र की मिट्टी से ही उठा है। हो सकता है कि मैं भी कदीम फ़िरौन की नस्ल का कोई फ़र्द हूँ। कम अज़ कम मैं मिस्र से गद्दारी नहीं कर सकता। मगर तुम यहाँ किसके कैदी हो? गेमर वन का। कर्नल गेमर वन? ये कौन है? एक बदनस्ला। दूसरी जंग अजीम में वो कभी बागियों का साथ देता रहा है और कभी इत्तेहादियों का। जहाँ से वो दौलत बटोर सकता था वहाँ से उसने दौलत बटोरी है।
उसने मेरे नाम पर कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर रखा है और मैं यहाँ उसका कैदी हूँ। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ रही थी। ये एक नई बात मेरे सामने आ गई थी। मेरे पास तुम्हें यकीन दिलाने के लिए और कोई सबूत नहीं है सिवाय इसके कि अगर तुम चाहो तो मेरी बात पर यकीन कर लो। बड़ी हैरान कुन बात है, मगर तुम अपने बारे में भी तो कुछ बताओ। और इसके बाद मेरे लिए यह ज़रूरी था कि मैं उसे अपने बारे में सारी तफसील बता दूं। नासिर हमीदी या वो कैदी, वो जो कोई भी था, मेरी बात सुनकर काफ़ी देर तक खामोशी का शिकार रहा। फिर उसने कहा, अफसोस। वो लोग तुमसे क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। वो लोग मेरा नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं दुनिया के गिने चुने दौलतमंदों में से एक हूँ। मेरी दौलत वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि शायद अब तक उसे ख़त्म भी कर चुके हों। लेकिन इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि उन्होंने मेरे नाम को बुरे मकासद के लिए इस्तेमाल किया है और इसमें कामयाब हो गए हैं। तो कर्नल गेमर वन क्या चाहता है? इस दुनिया में अपना इक़्तिदार बेशुमार अफराद इसी तरह ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, लेकिन मैंने उन्हें ख़त्म होते हुए भी देखा है। अलबत्ता वो जो कुछ कर जाते हैं वो इतना भयानक होता है कि उसके बाद अगर वो ख़त्म भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बात तो ऐसी ही है। अब बताओ क्या करना है तुम्हें? अभी तक तो मैं बिल्कुल ही बेदस्तोपा हूँ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि डार्विन नामी एक शख्स ने मुझे आला दर्जे की पेशकश करके इस बात पर आमादा किया है। लेकिन दोस्त, मैं यहाँ मिस्र के अजीबोगरीब तिलिस्म में फंस चुका हूँ। मेरी शख्सियत दोहरी हो गई है। कभी मैं डार्विन के साथ काम करने वालों में से एक होता हूँ और कभी सरजमीन मिस्र की अजीबोगरीब कहानियों में गिरफ्तार एक शख्स। ओ, ऐसी बात है? हाँ, बहुत ज़्यादा। नासिर हमीदी किसी सोच में डूब गया। फिर उसने कहा, क्या तुम्हें एहराम सलाबा के बारे में कुछ इल्म है? एहराम सलाबा? हाँ, क्यों नहीं। वही तो मेरी मुसीबतों की सारी जड़ है। मैं भी चूंकि कदीम मिस्री हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें एहराम सलाबा से निजात मिल जाए तो तुम एक शख्सियत के मालिक बन सकते हो। वो निजात मुझे कैसे मिलेगी? एहराम सलाबा को उस वक्त जब तुम उसके पास हो धमाके से उड़ा दो। तुम अपनी असली हैसियत में वापस आ जाओगे। धमाके से उड़ा दूं? हाँ, मगर ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ, नासिर हमीदी ने कहा और फिर मुझे बहुत कुछ समझाने लगा। उसने कहा कि कुछ वक्त के लिए मुझे अपनी शख्सियत में बिल्कुल तब्दीली करना पड़ेगी और अपने आप को बिल्कुल एक नए किरदार की हैसियत में पेश करना होगा। तब कहीं जाकर मैं मिस्रियात के इस तिलिस्म से निकल सकता हूँ। ना जाने क्यों नासिर हमीदी की बातों में भी खासी जान मालूम होती थी और बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि वो जो कुछ कह रहा है उस पर अमल करके अपनी तकदीर के फैसले का इंतज़ार करूं। दरअसल उस वक्त मेरे साथ जो कुछ हो रहा था उसने अब मुझे बिल्कुल बददिल कर दिया था। डार्विन ने मुझे जो पेशकश की थी वो बेशक अपनी एक अलग हैसियत रखती थी, लेकिन फिर भी इंसान का अपना एक मुकाम होता है, औकात होती है उसकी। मैं जो कोई भी था और जिस तरह भी मैंने ज़िंदगी गुजारी वो बिल्कुल एक अलग बात थी, लेकिन इस तरह जो कुछ मुझ पर बीत रही थी वो तो मेरे लिए बड़ी ही ताज्जुब की बात थी। और फिर नासिर हमीदी के साथ कैद रखने के बजाय मुझे तलब किया गया। कुछ लोग मुझे लेने के लिए आए और इसके बाद मुझे उस तहखाने से निकाल दिया गया। उसे तहखाना ही कहा जा सकता था जो अजीबोगरीब अंदाज में बनाया गया था। इस बार मुझे जिस जगह पेश किया गया वो एक बहुत शानदार एक हॉलनुमा कमरा था। उस शानदार हॉलनुमा कमरे में भी बेशुमार चीज़ें मौजूद थीं, लेकिन तमाम चीज़ों के दरमियान एक शख्स और वहाँ था जिसकी उम्र तकरीबन 80 साल के करीब होगी। चेहरे और पूरे बदन पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं, लेकिन सेहत बहुत शानदार थी। सबसे ज़्यादा जानदार उसकी आंखें थीं। वो एक कीमती सोफे पर बैठा हुआ था। मुझे उसके सामने पेश किया गया तो वो बड़ी देर तक गहरी निगाहों से मेरा जायज़ा लेता रहा, जैसे किसी सोच में डूब गया हो। फिर उसने मेरे साथ आने वालों को हाथ से इशारा किया। मकसद ये था कि वो वापस जाएं, और एक एक करके वो सब निकल गए। बूढ़ा आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में बेखौफी थी। उसने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और मैं खामोशी से उस जगह बैठ गया। शानदार, बहुत शानदार हो। मेरी निगाहें हर ऐसे शख्स को लम्हों में पहचान लेती हैं जो मेरे मकसद के लिए बेहतर साबित हो सकता है। आपसे तारुफ हासिल करना चाहता हूँ। कौन है आप? मैंने बुर्दबारी से कहा। मेरा नाम गेमर वन है, कर्नल गेमर वन। हिटलर का बिल्कुल करीबी साथी था, लेकिन उसकी कुछ बातों से इख्तलाफ रखता था। हिटलर मर गया, मैंने अपना मिशन नहीं छोड़ा। मैं जो कुछ करना चाहता था उसकी तफसील आहिस्ता आहिस्ता ही दुनिया के सामने आएगी, लेकिन रास्ते रोके जाते हैं और इस तरह रोके जाते हैं कि बाज़ औक़ात इस पर झुंझलाहट होने लगती है। मेरे रास्ते भी रोके जा रहे हैं और मुसलसल रोके जा रहे हैं। जहाँ तक मेरे इल्म में आया है तुम डार्विन के लिए काम कर रहे हो। एक लम्हे के लिए मेरे बदन में एक सनसनाहट सी पैदा हो गई। ये शख्स तो बहुत कुछ जानता है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरा उससे कोई जज्बाती रिश्ता नहीं है। उसने मुझे मेरे काम का मुआवजा दिया है। लेकिन आप डार्विन को किस तरह जानते हैं? इसलिए कि बज़ाहिर वो नासिर हमीदी का दुश्मन है, लेकिन नासिर हमीदी का कोई मिशन नहीं है, वो मिशन मेरा है। क्या मतलब? मैं जो कुछ करना चाहता हूँ डार्विन मुझे उससे रोकने का ख्वाहिशमंद है
और इस वक्त वह हुकूमत मिस्र की गोद में बैठकर खेल रहा है। क्या डार्विन को आपके बारे में मालूम है मिस्टर गेमर वन? नहीं, वो यही समझता है कि जो कुछ कर रहा है नासिर हमीदी ही कर रहा है। मैंने शुरू ही से यह तरीकाकार रखा है कि नासिर हमीदी को अपना आलाकार बनाया है, जबकि वो एक बेवकूफ़ और बेमकसद आदमी है। मैंने उसे कैदी भी बना रखा है और उसी के नाम पर काम भी कर रहा हूँ। जिस वक्त मेरे काम की तकमील हो जाएगी उस वक्त मैं मंजरेआम पर आऊँगा और दुनिया गेमर वन का नाम सुनकर दंग रह जाएगी। बहरहाल, क्या नाम है तुम्हारा? तैमूर पाशा। मैं तुम्हें सिर्फ पाशा कहूँगा, कोई हर्ज नहीं है। पाशा, मेरे लिए काम करो, समझे? मेरे लिए काम करो। मैं तुम्हें डार्विन से ज़्यादा मुआवजा दूंगा। मैंने आपसे कह दिया है कि मैं डार्विन का साथी सिर्फ इसीलिए हूँ कि डार्विन मुझे इसका बेहतर मुआवजा दे रहा है। मैं तुम्हें उससे 10 गुना ज़्यादा मुआवजा दूंगा। मुझे एतराज़ नहीं है। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे एक और मुलाकात करूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरे आदमी ये समझें कि मैंने तुमसे कोई मुआहदा किया है। मैं तुमसे खुफिया तौर पर वहीं मिलूंगा जहां नासिर हमीदी कैद है। ठीक है मिस्टर गेमर वन? नासिर हमीदी को भी अगर चाहो तो अपने साथ शामिल कर लो, मैं इसके इंतजामात किए देता हूँ। आप जिस तरह कहेंगे मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैंने जवाब दिया और गेमर वन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने बड़े तपाक से मुझसे हाथ मिलाया। जब मैं नासिर हमीदी के पास कैद खाने में पहुंचा तो वो अजीब सी निगाहों से मुझे देख रहा था। उसने कहा, गेमर वन से मुलाकात हुई? तुम उसके बारे में जानते हो मिस्टर नासिर हमीदी? लो, अजीब सी बातें कर रहे हो। मैं उसका कैदी हूँ। उसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी है। मैं उसके बारे में नहीं जानूंगा। मेरा उससे एक मुआहदा हुआ है, मैंने कहा, और नासिर हमीदी संजीदा निगाहों से मुझे देखने लगा। मगर मैं तुम्हें उसके बारे में बता नहीं सकता जब तक इसकी इजाज़त ना हो। उस रात गेमर वन ने तय खाने के एक खुफिया दरवाजे से निकलकर मुझसे मुलाकात की। हाँ, तो तुम्हें जो काम करना है मैं तुम्हें उसकी तफसील बताए देता हूँ। तुम्हारे लिए एक इमारत मखसूस कर दी जाएगी। तुम नासिर हमीदी को साथ लेकर वहाँ जाओगे और नासिर हमीदी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगा। मैंने उससे बात कर ली है और ये इसके लिए तैयार है कि अगर मैं उसे कैद से रिहाई दे दूँ तो वो मेरा साथ देगा। अगर ऐसी बात है तो मैं खुशी से उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। मराहिल तय हुए। उसी रात मुझे और नासिर हमीदी को इमारत से निकालकर एक और इमारत में पहुंचा दिया गया जो काहिरा के बस्ती इलाके में थी, और यहाँ गेमर वन ने हमसे दोबारा मुलाकात की। इमारत बड़ी पुरस्कार किस्म की थी और गेमर वन भी उतना ही पुरस्कार आदमी था जो अचानक ही नमूदार होता और कहीं ना कहीं आकर मिल जाता। वो जिस कमरे में आया वो साउंड प्रूफ था। फिर वो उसी कमरे के एक तय खाने में हमें ले गया। मैं तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जिनके बारे में अभी तक दुनिया को मालूम नहीं। आओ सामने बैठो, उसने कहा, और मैं उस तय खाने की दीवारों को देखता हुआ उसके इशारे की तरफ बढ़ गया। लेकिन एक चीज़ मेरी निगाहों में आ गई। दीवारों पर कदीम तर्ज के हथियार सजे हुए थे। उन्हीं में कुछ खंजर वगैरह भी थे जो थे तो ज़माने कदीम के, लेकिन इस कदर आबदार कि उन पर आंखें नहीं ठहर पाती थीं। नासिर हमीदी को शायद मेरे किसी इरादे का इल्म नहीं था, लेकिन मैं उस वक्त दुनिया का एक अनोखा कारनामा सर अंजाम देने के मूड में था। गेमर वन एक प्रोजेक्टर के पीछे जा बैठा। उसने कमरे में गहरी तारीकी कर दी और प्रोजेक्टर में मसरूफ़ हो गया। मैंने इसी तारीकी से फ़ायदा उठाया और एक तेज़धार खंजर मेरे हाथ में आ गया, जिसे मैंने फ़ौरन ही अपने लिबास में पोशीदा कर लिया। गेमर वन ने प्रोजेक्टर ऑन किया तो हम दोनों सामने कुर्सियों पर बैठे हुए थे। गेमर वन हमें मिस्र के मुख्तलिफ मकामात की सैर कराता रहा। फिर उसने कहा, यहाँ मेरी वो ज़ेरे ज़मीन लेबॉर्ट्री है जहाँ से मैं अपना असली काम कर रहा हूँ, और यह असल काम ही मेरी सारी मेहनत का निचोड़ है। मैं तुम्हें अभी इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो काम करो पूरे खलूस से करो। बोलो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं और नासिर हमीदी आपके हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं मिस्टर गेमर वन। मैंने जवाब दिया और गेमर वन हमें ना जाने क्या क्या कुछ बताता रहा। फिर उसने प्रोजेक्टर बंद करते हुए कहा, तुम कल से अपने काम का आगाज़ कर दोगे नासिर हमीदी। ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं जो कुछ करना चाहता हूँ कर लेता हूँ, और उसमें मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होती। मैं जानता हूँ मिस्टर गेमर वन। आओ, गेमर वन ने कहा और हमारे आगे आगे चलता रहा। मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि इस इमारत में चंद मुलाजिम किस्म के आदमी ज़रूर हैं। गेमर वन ने अपनी सिक्योरिटी का कोई बंदोबस्त नहीं किया हुआ। मेरे बदन में मछलियाँ तड़प रही थीं और मैं उस वक्त दुनिया का वो अजीम कारनामा सर अंजाम देने के मूड में था, जिसके बाद कहीं और की नहीं तो कम अज़ कम मिस्र की तारीख तो ज़रूर ही बदल जाएगी। फिर मैंने उकाब की तरह फ़िज़ा में परवाज़ करके गेमर वन पर छलांग लगाई और उसे लिए हुए ज़मीन पर आ रहा। बूढ़े गेमर वन ने हलक से एक आवाज़ निकाली और वो सीधा हुआ, लेकिन मेरे हाथ में दबा हुआ खंजर उसके हलकों पर अपनी तेज़ी दिखा चुका था। हालांकि मैंने इस ताकत से वार नहीं किया था, लेकिन अब मैं उसे क्या करता कि एक भरपूर वार करने की कोशिश में गेमर वन की गर्दन ही उसके धड़ से अलहदा हो गई। नासिर हमीदी उछलकर एक तरफ हट गया। गेमर वन का धड़ ज़मीन पर तड़प रहा था और उसकी गर्दन दूर पड़ी हुई थी।
नासिर हमीदी चकराने लगा तो मैंने उसे कहा, अपने आप को संभालो मिस्टर नासिर हमीदी, ये क्या वाकई मर गया? मेरा ख्याल है गर्दन अलहदा हो जाने के बाद कोई जिंदा नहीं रह सकता, मैंने हंसते हुए कहा। और नासिर हमीदी फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगा। तुम जानते हो कि तुमने क्या कर डाला? गलत किया है? नहीं, तुमने वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि अगर नासिर हमीदी कोई मुनासिब जुमला तलाश ना कर सका। ठीक है, अब दूसरा कारनामा हमें भी सर अंजाम देना है कि यहाँ से निकल जाएं। इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और हकीकतन नासिर हमीदी ने हैरत अंगेज सलाहियतों का सबूत दिया। पहले वो मुझे लिए हुए उस इमारत से बाहर आया, फिर एक और खुफिया इमारत में ले गया जिसके बारे में उसने मुझे बताया कि उसकी खुफिया रिहाइशगाह है और आज तक इसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं। यहाँ पहुंचकर नासिर हमीदी ने मिस्र की बहुत सी अहम शख्सियतों को फ़ोन किए जो इस मामले में मुलविस हो सकती थीं और इसके बाद खूब हंगामे हुए। मुझे हुकूमत मिस्र का मेहमान खसूसी करार दिया गया। गेमर 1 के बारे में सारी तफसील मंजरेआम पर आ गई। ना जाने कहाँ कहाँ छापे पड़े। गेमर 1 की वो खुफिया लेबॉर्ट्री भी हुकूमत के कब्जे में आ गई। डार्विन का कहीं पता न चल सका, लेकिन बहरहाल नासिर हमीदी मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया। वह बहुत ही आला हैसियत का मालिक था और उसके बारे में हुकूमत मिस्र को जो गलत फहमियाँ थी वह दूर हो गईं। ये जो कुछ हुआ था मैं इसके लिए खुद भी हैरान था, लेकिन जब फुर्सत मिली तो नासिर हमीदी ने मुझसे कहा, और मुझे मालूम है कि तुम एहराम सलाबा के ज़ेर असर हो। मैंने ताज्जुब से नासिर हमीदी को देखा और बोला, क्या तुम एहराम सलाबा के बारे में जानते हो? हाँ दोस्त, इसलिए कि मैं भी एक तवील अरसे सरजमीन मिस्र की उन पुरस्रार रवायात में घिरा रहा हूँ जो हर एक को नहीं, लेकिन जब किसी को अपने आप में मुलविस करती हैं तो वो अजीबोगरीब कैफियत का शिकार हो जाता है। तुम भी हुए हो? हाँ, मेरी ज़िंदगी की कहानी बहुत मुख्तसर है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं। अपनी शानदार रिहाइशगाह के एक खूबसूरत बेडरूम में नासिर हमीदी ने अपने बारे में मुझे तफसील बताते हुए कहा और मैं गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। नासिर हमीदी अच्छी शख्सियत का मालिक था। बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी चेहरा था उसका। चंद लम्हात वो सोचों में डूबा रहा, फिर बोला, पहली बार जब मैंने उसे देखा तो वह मौसम गर्मा की एक तपती हुई दोपहर थी। मैं एक स्टेशन के 2nd क्लास वेटिंग रूम में बैठा हुआ गाड़ी का इंतज़ार कर रहा था और मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त, जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा उससे ज़्यादा अच्छा कोई और दोस्त था ही नहीं, मुझसे कुछ फासले पर बैठा हुआ था। मेरे जहन में ना जाने क्या क्या ख्यालात थे। मैं एक गरीब आदमी था और जिस तरह से गरीब आदमी ख्वाब बुनते हैं, मेरी आंखों में भी उसी तरह के ख्वाब थे। और ये मेरा दोस्त ही था जिसका नाम इब्ने ताहिर था, मिस्र का ही रहने वाला। इब्ने ताहिर ने मेरे वतन की यूनिवर्सिटी में मेरे साथ ही तालीम हासिल की और ये बात भी मुझे बाद में ही मालूम हुई थी कि वो खुद भी सायरा की जुल्फ का असीर हो गया। सायरा जो मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने मुझे ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इब्ने ताहिर, जैसा कि मैंने बताया, मिस्र का रहने वाला था और तालीम हासिल करने के लिए मेरे वतन आया। तालीम की तकमील के बाद वापस काहिरा आ गया। मेरे और उसके दरमियान ख़त व ख़ताबत होती रहती और उसने कई बार मुझसे कहा था कि वह मुझे मिस्र बुलाएगा और फिर उसने अपने इस कॉल की तस्दीक भी कर दी। उसने तमाम ज़रूरी कागजात और जहाज़ का टिकट भेज दिया। चुनाचे मैं काहिरा चल पड़ा। सायरा जिसे मैं चाहता था, जिसके बारे में मुझे कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता था कि वो भी मुझे चाहती है या नहीं, मुझसे गुरेज ही करती रही। बाहर तौर मैंने उसकी मोहब्बत से महरूम रहकर मिस्र का सफ़र किया और आखिरकार काहिरा पहुँच गया। इब्ने ताहिर ने मेरा बेहतरीन इस्तकबाल किया। वो यहाँ अच्छी हैसियत का मालिक था। उसने मुझे मिस्र के कहवा खानों और बैले डांस क्लबों से रूशनास कराया। उसका कहना था कि अगर कोई काहिरा आकर मिस्री हसीनाओं का बैले रक्स ना देखे तो फिर उसका काहिरा आना ही बेकार है। हम उस वक्त स्टेशन पर बैठे कहीं जाने के लिए तैयार थे और इब्ने ताहिर अपने कामों में मसरूफ़ था कि वो मुझे नजर आई। कौन? मैंने बेख्तियार पूछा। उसका नाम आमिना था, आमिना अल किराश, नासिर हमीदी ने कहा और मेरा दिल जैसे उछलकर हलक में आ गया। नासिर हमीदी अपनी धुन में मस्त था, वो भी किसी ख्याल में खो गया। कुछ लम्हे खामोश रहकर उसने कहा, लेकिन उसे देखना कोई आसान काम नहीं था। यूं समझ लो कि मैं पथरा गया था। मुझे यूं लगा जैसे ज़मीन ने मेरे कदम पकड़ लिया हो, जैसे दिल ने धड़कना बंद कर दिया हो, जैसे हवास रुखसत हो गई हो। वो एक स्टॉल के सामने खड़ी हुई थी। उसका रंग दूध की तरह सफ़ेद था। उसके बाल सुनहरी चमकीले और हल्के सुर्खी माइल थे। सबसे बड़ी चीज़ उसका कद्दो कामत था। लंबे कद्दो कामत के बावजूद उसका जिस्म बहुत गुदाज और सडोल था। उसे देखकर मैं बुरी तरह नर्वस हो गया। फिर उसने मेरी तरफ निगाहें उठाईं तो मुझे यूं लगा जैसे मैं किसी कदीम माबद के किसी तिलिस्म खाने में जलते हुए 2 चिरागों को देख रहा हूँ। मेरे पूरे बदन में सर्दी की एक लहर सी दौड़ गई। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी और गैर मामूली तौर पर बहुत कुशादा थीं। उनका रंग गहरा नीला था और उनमें बिलौर की सी हैरत अंगेज चमक थी।
मुझे ऐसा लगा जैसे उन आंखों से रोशनी की चिंगारियां निकल रही हों। मेरी आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसे देखता रहूं। मैंने फिर उसकी जानिब निगाह उठाई तो महसूस हुआ कि वो मेरी ही तरफ देख रही है। फिर उसके याकूती लबों पर एक मध्यम सी मुस्कुराहट फैल गई। ये भी एक अजीब बात थी, लेकिन इससे ज़्यादा अजीब बात यह थी कि जब हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो आमना अल-किराश भी उसी कंपार्टमेंट में सवार थी। छोटा सा कंपार्टमेंट था, उसका सामान भी एक सीट पर रखा हुआ था और मैं उसे देखकर एक बार फिर उस कैफियत का शिकार हो गया। मैंने उसकी सहरंगेज़ आंखों से बचने की मुस्तकिल कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर उसकी आंखों के अंदर झांकने की हिम्मत नहीं थी। ये आंखें ऐसा लगता था जैसे किसी वीराने में जलते हुए चिराग हों, जिन्हें देखकर इंसान मसूर हो जाए। मैं दूसरी बर्थ पर बैठ गया। मेरा दोस्त इब्ने ताहिर बिल्कुल बेताल्लुक सा बैठा हुआ था। पता नहीं उसने उसे देखने से क्यों गुरेज किया। वह बज़ाहिर तो खुश्क आदमी नहीं था और हुस्न परस्ती उसकी फितरत का भी हिस्सा थी, लेकिन उसने इधर नहीं देखा। थोड़ी देर के बाद हमारी ट्रेन शहरी हदूद से आगे निकल गई। मैंने खिड़की का शीशा उठाया तो बाहर दूर दूर तक धूप फैली हुई थी और कुर्बा जुबार में तपता हुआ रेगिस्तान था। अचानक मैंने उसे अपनी जगह से उठते हुए देखा। वो गालिबन टॉयलेट की जानिब जा रही थी। चाल थी कि क़यामत। मैं खामोशी से उसे देखता रहा। वो अकब से भी उतनी ही हसीन थी जितनी सामने से। वो टॉयलेट में चली गई और मैं आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें लेने लगा। ज़िंदगी में कभी भी इस तरह मैं किसी से मुतासिर नहीं हुआ। अपने वतन की यूनिवर्सिटी में सायरा ने मुझसे मुस्तकिल मेरे होशो हवास छीने हुए थे और मैं किसी और तरफ गौर भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और मेरे असाब फिर कशीदा हो गए। मुझे नहीं मालूम कि मेरे दोस्त ने अब भी उस पर तवज्जो दी या नहीं, लेकिन इस बार ज़रा वो भी चौंका हुआ था और आने वाली लड़की को तारीफ़ी निगाह से देख रहा था। थोड़ी देर और गुजर गई, तब ही एक मुतरन्नम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, हेलो। मैंने चौंक कर उसे देखा तो वह फिर उसी अंदाज में मुस्कुरा दी। एक अजीब सी एहसास पर छा जाने वाली मुस्कुराहट थी ये। फिर उसने कहा, दौराने सफ़र अगर मुसाफिरों की तादाद भी कम हो तो दिल चाहता है कि एक दूसरे से तारुफ हासिल किया जाए। मेरा नाम आमिना है, आमिना अल-किराश। उसकी शख्सियत की तरह उसकी आवाज़ भी गैर मामूली थी। उसने फिर कहा, और आप अपने बारे में नहीं बताएंगे? मेरा नाम नासिर हमीदी है। ताल्लुक़ कहाँ से है? मशरक़ी ही हूँ, मुझे लग रहा था। और ये साहब, ये तो सूरत ही से मिस्र के बाशिंदे नजर आती हैं। हेलो, इब्ने ताहिर ने गर्दन खम करके कहा। नासिर हमीदी, मेरे ख्याल में यहाँ का मौसम आपके लिए तकलीफ देह होगा। नहीं, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं। क्या आप भी मिस्री हैं? इब्ने ताहिर ने सवाल किया तो यूं लगा जैसे आमिना अल-किराश चौंकी हो। वो खिड़की से बाहर देखने लगी और देर तक उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यूं लगा जैसे वो दूर तक फैले हुए रेतले सहरा में कोई ऐसी चीज़ देख रही हो जो हम देखने से कासिर हों। फिर उसने कहा, मिस्र? हाँ, मैं सदियों से मिस्र ही में रहती हूँ। मैंने उसके अल्फाज पकड़े। सदियों से? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मेरी रूह सदियों से इन सहराओं में भटक रही है। ये अल्फाज भी बड़े ताजुब के थे। बहरहाल हमारा यह सफ़र जारी रहा और हम अपनी मतलूबा जगह उतरने के लिए तैयार हो गए। यहाँ आमिना अल-किराश को लेने के लिए भी एक औरत मौजूद थी और उसने बड़े एहतराम के साथ आमिना अल-किराश को खुश आमदीद कहा। वो भी नीचे उतर गई और मैं उसे याद करता रह गया। हमने एक होटल में क्याम किया। गालिबन 3-4 दिन क्याम को गुजर गए। मेरे जहन में अब दोहरी कैफियत थी। सायरा की बेवफाई और आमिना अल-किराश का हुस्न दोनों यकजा हो गए। मैं नहीं जानता था कि वो कहाँ गई। फिर उस दिन हम अपने होटल की बालकनी में खड़े हुए थे कि मैंने आमिना अल-किराश को देखा। वो एक और कमरे की बालकनी में खड़ी हुई थी और उसकी निगाहें मेरी ही तरफ उठी हुई थीं। उसी वक्त पीछे से इब्ने ताहिर की आवाज़ सुनाई दी, आओ चलो चलते हैं। मैं होटल की गाड़ी का बंदोबस्त करके आया हूँ। मैं एकदम चौंक पड़ा। इब्ने ताहिर को ना जाने क्यों मैं आमिना अल-किराश के बारे में नहीं बताना चाहता था, लेकिन उस खूबसूरत कार में बैठा मैं उसके बारे में सोच रहा था। अगर वो मुकामी बाशिंदा थी तो फिर होटल में क्यों नजर आ रही थी? कोई ऐसी खास बात नहीं थी। हम लोग उस शहर के गिरदोनवाह का जायजा लेते रहे, लेकिन मेरे तसव्वुर में आमिना अल-किराश का खूबसूरत चेहरा नाचता रहा। मैं ना जाने क्यों अब उसके शहर में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था। इब्ने ताहिर ने गालिबन मेरी इस कैफियत को महसूस किया और उसने कहा, क्या बात है, तुम कुछ उलझे से हो? नहीं, कोई ख़ास बात नहीं है। चलो ठीक है, अभी हम एक आध दिन यहाँ रहेंगे और उसके बाद काहिरा वापस चलेंगे। मैंने इस बात पर भी कोई तबसरा नहीं किया। अलबत्ता जब हम घूम फिर कर होटल वापस आए तो मैंने काफ़ी वक्त होटल के मुख्तलिफ गोशे देखते हुए गुजारा। मैं उस कमरे पर पहुंचा जिसकी बालकनी में मैंने आमिना अल-किराश को देखा, लेकिन कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने होटल के वेटर से उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह कमरा खाली पड़ा हुआ है। ये बात मेरे लिए बड़ी ताजुब खेज थी।
लेकिन फिर भी ना जाने कौन सी कुव्वत मेरी जुबान को बंद किए रही और मैंने उससे इस बारे में नहीं कहा कि मैंने यहाँ आमिना अल किराश को देखा। नासिर हमीदी मेरा बेहतरीन दोस्त बन गया, लेकिन वो मामूली आदमी नहीं था। गेमर वन की मौत के बाद उसे अपने हालात संभालने थे और बहुत से ऐसे उलझन आमेज मालूमात थे जिनकी वजह से वो मेरे साथ ज़्यादा वक्त नहीं गुजार सका। अलबत्ता इब्ने ताहिर अब मेरे बेहतरीन दोस्तों में शुमार हो गया था और सही मायनों में यह शख्स काफ़ी अच्छा इंसान था। वो बड़ा बागो बहार किस्म का आदमी था। पहले वो मज़ीद तालीम के लिए पेरिस गया, लेकिन चूंकि तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी इसलिए वो वापस नहीं गया। हुस्न परस्त था और मिस्र के कैबरे हाउस और बाकी जगहें उसके लिए बहुत ही अहमियत रखती थीं। मैं तो यारों का यार हूँ, दोस्तों और हसीनाओं के लिए जान देना मेरा मशगला है, क्या समझे। मैं तुम्हें अब भी यही दावत दूंगा कि अगर तुमने काहिरा के तमाम क्लब और नाइट क्लब नहीं देखे तो मेरे साथ उन्हें देखो। वैसे नासिर हमीदी अपने खोए हुए एहसासे हासिल कर रहा है। तुमने उस पर बड़ा एहसान किया है, उसको उसकी खोई हुई जन्नत वापस मिल गई है। अब मैंने जो कुछ कहा था वो जिस तरह से किया था वो मैं ही जानता था। इब्ने ताहिर की एक गर्लफ्रेंड थी, उसका नाम एलिसिया था। एलिसिया दोहरी नस्ल की थी, उसका बाप बाहर का था और माँ मिस्री। और ये बात तो तय है कि मिस्र में मर्द बेशक ज़्यादा खूबसूरत नहीं लेकिन औरतें बेमिसाल होती हैं। इसी तरह एलिसिया भी बहुत खूबसूरत, दुबली पतली और नाजुक सी लड़की थी। वो हर रोज़ आ जाती थी, लेकिन अब उसकी मुझसे ज़्यादा दोस्ती हो गई। अमूमन मैं, ताहिर और एलिसिया घर से निकल पड़ते, सारे शहर में मारे मारे फिरते, हत्ता के थक कर चूर चूर हो जाते। बाकी 6 दिन इसी तरह गुजर गए। उस दिन मैं तन्हा ही था कि एलिसिया वगैरह शहर से बाहर गए हुए थे। मैं अपने कमरे ही में था। नासिर हमीदी ने हालांकि मुझे अपने घर में रहने की पेशकश की थी, लेकिन मैंने कबूल नहीं किया। घर में पड़े पड़े तबीयत उकता सी गई। अभी मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं कि ठीक उसी वक्त घंटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने दरवाज़ा खोला तो एक और लड़की मुझे नजर आई। उससे भी मेरी मुलाकात हो चुकी थी। ये एलिसिया की दोस्त हैरीना थी। हैरीना यमनी थी और अक्सर हमारे पास आ जाया करती। हेलो हैरीना, खैरियत तो है? हाँ, कहाँ गए ये लोग? बस सैरो सियाहत करने गए हुए हैं। और तुम क्यों नहीं गए? मैं बस ज़रा कसलमंद था। तो फिर मेरे साथ चलो, हम लोग घूमे फिरेंगे। मैं तैयार हो गया। हैरीना भी तीखी और दिलनशी लड़की थी। हमने एक जगह कुछ खाया पिया और फिर सड़कों पर आवारागर्दी करने लगे। अचानक ही एक होटल में बैठे बैठे हैरीना ने कहा, एक बात बताओ तैमूर पाशा, क्या तुम किस्मत पर यकीन रखते हो? कुछ कुछ है तो सही, लेकिन पता नहीं तदबीर ज़्यादा ताकतवर है या तकदीर। अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आ जाते हैं कि हमें तकदीर की हैसियत को मानना पड़ जाता है। तुमने ये जिक्र क्यों छेड़ा? यहाँ एक ऐसी शख्सियत है, उसका नाम रॉलस है। रॉलस बहुत अच्छा पामिस्ट है। क्या ख्याल है हम उससे मुलाकात करें? क्या पूछना चाहती हो तुम? अपनी शादी के बारे में? ओहो, कोई चक्कर चला हुआ है क्या? लग रहा है। चला नहीं तो चल जाएगा, उसने किसी कदर शौकी से कहा। और रॉलस करीब ही पतली सी एक गंदी गली में रहता था। उसकी रिहाइश और दफ्तर उसी गली में थे। उसका दफ्तर छोटे छोटे कैबिनों पर मुश्तमिल था। एक में वो खुद बैठता था और दूसरा मुलाकातियों के लिए मखसूस था। ये कैबिन दरअसल एक बैठक नुमा कमरे को तकसीम करके बनाए गए थे। बहरहाल हम लोग उसके पास पहुंच गए। हैरीना ने घंटी बजाई तो बीच वाली दीवार में से एक नन्ही सी खिड़की का पट खुला और एक भद्दी औरत का चेहरा नजर आया। हैरीना ने उसे अपने बारे में बताया तो वो बोली, चलो तुम लोग बारी बारी आ जाओ। हैरीना अंदर चली गई। कोई 20 मिनट के बाद वो वापस आई और मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। इसमें कोई शक नहीं है कि वो हाथों को इस तरह पढ़ता है जैसे खुली किताब पढ़ रहा हो। क्या बताया उसने? मैं तुम्हें क्या बताऊं? चलो जाओ, अब तुम्हारी बारी है। मैं हार्डबोर्ड का दरवाज़ा खोलकर दूसरे कैबिन में दाखिल हुआ और एकदम ठिठक कर रह गया। मेरी पहली निगाह जिस शख्स पर पड़ी, एक लम्हे के लिए मुझे यकीन ही नहीं आया कि वो शख्स इंसान ही है। उसकी वज़ाकत और शक्ल सूरत अजीब थी। आंखें बेहद बड़ी बड़ी बाहर की जानिब उभरी हुई और हद दर्जे सुरख। नाक गैर मामूली तौर पर लंबी और तोते की चोंच की तरह टेढ़ी। सर पर भी उसके सारे बाल साफ हो चुके थे। उसकी खोपड़ी चमकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन किनारे किनारे बाल मौजूद थे और एक झालर सी बना रहे थे। उसके सामने वाले ऊपरी 2 दांत इतने बड़े थे कि निचले होंठ पर रखे नजर आते। जिस्म पर एक मैला और बोसीदा गाउन लिपटा हुआ था। मेज पर रखे हुए हाथों की उंगलियों में तरह तरह की अंगूठियां दिखाई दे रही थीं, जिनमें ज़मुर्द, लाल याकूत जड़े हुए थे, या मुमकिन है मामूली पत्थर हों। वह चंद लम्हे मुझे अपनी खूंखार नज़रों से घूरता रहा। फिर मिस्री ज़ुबान में बोला, हाँ बताओ क्या चाहते हो? आप मुझसे इंग्लिश में बात कीजिए, मैंने कहा। उसकी अंगारा सी आंखें बदस्तूर मेरे चेहरे पर जमी हुई थीं और मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरे माथे में सुराख हो रहा हो। मैंने उसे अपना नाम बताया। वो मेरा हाथ पकड़कर
उसकी रेखाओं का जायजा लेने लगा और फिर अचानक ही उसके चेहरे पर अजीब से आसार फैल गए। उसने कहा, क्या तुम्हारे सीने पर अबाबील का निशान है? यह सवाल बड़ा अजीब था। इस निशान के बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा, लेकिन एक आध बार जब मेरे दोस्तों ने मेरा जिस्म देखा था तो कहा था कि यार, यूं लगता है कि जैसे तुम्हारे सीने पर कोई अबाबील बैठी हुई हो। हाँ है, ये बेहतर नहीं है। तुम यूं समझ लो कि तुम बैलिस्ट हो। बैलिस्ट क्या होता है? रुक जाओ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। वो कमरे के एक कोने में जमीन पर घुटनों के बल बैठकर कुछ तलाश करने लगा। फिर जब खड़ा हुआ तो उसके हाथ में एक भारी किताब दबी हुई थी। उसने किताब की गर्द झाड़ी और मेरी तरफ देखकर बोला, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे बारे में बताता हूँ। फिर उसने ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं पामिस्ट हूँ और मैंने अपनी जिंदगी में हजारों हाथ देखे हैं, लेकिन तुम्हारा हाथ बड़ा अजीबोगरीब है। तुम्हें कदम कदम पर खतरों और नागहानी आफात का सामना करना पड़ा है। एहराम मिस्र की पुरस्रार कदीम रूहें मुसलसल तुम्हारा ताकुब कर रही हैं और तुम्हें अपनी गिरफ्त में लिए हुए हैं। मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर तुम बचना चाहते हो तो मिस्र से निकल जाओ। ये भूल जाओ कि तुम्हारे मामलात क्या हैं और तुम कितनी उलझनों का शिकार हो। ये उलझनें तुम्हारी मौत भी बन सकती हैं, क्या समझे? तुम्हें खुद भी इस बात का अंदाजा होगा कि जब से तुम सरजमीन मिस्र में दाखिल हुए हो, रूहों के खेल में गिरफ्तार हो। मैं तुम्हें एक जगह का पता बताता हूँ, वहां चले जाओ। तुम्हें तुम्हारी मुश्किल का हल मिल जाएगा, लेकिन जहन में रखना, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है तुम्हें वही करना है, वरना फिर तुम जानो और तुम्हारा काम मिस्र की जमीन को छोड़ना तुम्हारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है। अगर तुमने ये जमीन नहीं छोड़ी तो फिर जमीन की गहराइयों में चले जाओगे। चले जाओ, भाग जाओ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसने इंतहाई बदतमीजी से कहा और मैं हैरत से उसकी शक्ल देखने लगा। सुना नहीं तुमने? जाओ, मैं तुम्हारी नहूसतें अपनी इस शानदार रिहाइशगाह में मुंतकिल नहीं कर सकता। मैं हैरीना के साथ बाहर निकल आया। हैरीना ने मुझसे पूछा, क्या बताया उसने तुम्हें बारे में? कोई खास बात नहीं, उसने मुझे एक जगह जाने के लिए कहा है। ये गालिबन रागा कलीसा है। रागा कलीसा? हाँ, क्यों? क्या तुम इसके बारे में जानती हो? हाँ, वो तो बड़ी पुरस्कार जगह है। सहराए मिस्र के एक वीरान इलाके में वाक़ई है। वहां तक तो जाना भी आसान नहीं, लेकिन उसने जो कुछ कहा है वो गलत नहीं होगा। तो तुम कब जा रहे हो? रागा कलीसा? मैं इसके बारे में फैसला करूंगा। दरअसल मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस तरह की बातों को तो मैं ज्यादा नहीं मानता, लेकिन अगर कुछ हुआ तो फिर देख लूंगा। एक फरमाइश करूं तुमसे? बोलो। क्या तुम रागा कलीसा मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? उसने मुझे वहां तन्हा जाने के लिए कहा है। मैंने जवाब दिया और हैरीना सोच में डूब गई। मैंने फैसला कर लिया था कि वहां मुझे तन्हा ही जाना है। चुनाचे मैं मालूमात हासिल करके चल पड़ा। इस सिलसिले में नासिर हमीदी या अपने किसी दोस्त से मदद लेना मैंने मुनासिब नहीं समझा। इब्ने ताहिर या नासिर हमीदी वगैरह सब इस सिलसिले में बेकार थे। मैं रागा कलीसा पहुंच गया और उस वक्त मैं एक मिस्री मम्मी के साथ टेक लगाकर एक खंबे के पास खड़ा हुआ था और बहुत गौर से मम्मी को देख रहा था। जिस ताबूत के पास मैं खड़ा हुआ था वो शीशे का बना हुआ था। उसकी लंबाई कोई 9 फुट और चौड़ाई 4 फुट रही होगी। ताबूत के अंदर मम्मी सीधी लेटी हुई थी और उसके पूरे जिस्म पर मुटियाले रंग की पट्टियां इस तरह लिपटी हुई थीं कि जिस्म का कोई भी हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ, चेहरा किसी हद तक खुला हुआ था और वो चेहरा कोई खुशगवार मंजर पेश नहीं कर रहा था। वो एक भयानक चेहरा था, सूखा हुआ, स्याह। आंखों की जगह 2 गार थे, कनपट्टियों और गालों पर गढ़े, और चेहरे की खाल सूख कर स्याह हो गई और जगह जगह से चिटक गई थी। ताबूत के साथ मम्मी के बारे में थोड़ी सी तफसीलात मौजूद थीं। ये मम्मी तकरीबन 3500 साल पुरानी थी और इसे खसूसी तौर पर तूतखामन के सिलसिले में पेश किया गया। और रागा कलीसा का मकबरा जमीन की सतह से कोई 20-25 फुट ऊंचा था। तहकीकात के मुताबिक इस मम्मी का ताल्लुक फिरौन मिस्र के किसी शाही खानदान से नहीं था, बल्कि वो शाही महल की कोई औरत थी और कहा जाता था कि अपने दौर की हसीन तरीन औरत होगी। उसके बारे में तफसीलात थीं कि उसका कद लंबा था, बाल सुनहरे और दराज थे और आंखें गहरी नीली थीं और वो एक हसीन तरीन औरत तस्वुर की जाती थी। अचानक ही मुझे एहसास हुआ जैसे ये मम्मी 3-4 हज़ार साल पुरानी नहीं है, बल्कि वो एक औरत है और मेरे सामने गहरी पुरसुकून नींद सो रही है। मैं उसके सांसों की आवाज़ें सुन रहा था, धीमी धीमी, जिंदगी से भरपूर गर्म सांसें। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और हाथों की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता कांपने लगीं। कुछ देर बाद मेरे गिर्द छाई हुई खुद फरामोशी की गर्द हटी और मैंने गर्दन उठाकर एक नज़र देखा। एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये मम्मी मुझे बिल्कुल अपनी अपनी क्यों लग रही है। अचानक ही मम्मी के चेहरे में तब्दीली रूनमा हुई। उसने आंखें खोलकर मुझे देखा और मैं उस वक्त कसम खाकर कह सकता हूँ कि मैं दीवानगी की कैफियत में नहीं था, बल्कि मैं पूरे होशो हवास में था। और उस होश के आलम में मैंने आमिना अल किराश को देखा। ताबूत में आमिना अल किराश ही लेटी हुई थी
और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके खूबसूरत जिस्म पर सफ़ेद लिबास था जो उसकी शख्सियत के सहर को कुछ ज़्यादा ही नुमाया कर रहा था। मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि इस बार इस तरह मैं आमिना अल-किराश को देखूंगा। कुछ देर तक मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करूं। क्या मैं उसके करीब जाऊं, उससे बात करूं? वहां मैंने महसूस किया कि शीशे के ताबूत का दरवाज़ा खुल रहा है। फिर दरवाज़ा पूरी तरह खुल गया और आमिना अल-किराश उठकर बैठ गई। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और फिर ताबूत से बाहर निकल आई। मेरे पूरे बदन पर तशन्नुद सा तारी था। अचानक ही आमिना अल-किराश ने मुझे मुखातिब किया, क्या अब भी तुम मुझसे गुरेज करोगे? तुम आमिना हो? हाँ, मैं आमिना हूँ। मगर यहाँ इस वक्त और इस ताबूत में तुम्हें मिस्र की तारीख से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं क्या बताऊँ, मैं तो कुछ अजीबोगरीब कैफियत का शिकार हो गया हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। साधान के साथ सफ़र और उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाना, ये सब बहुत कुछ है। जो कुछ भी है, आओ मेरे साथ चलो, उसने कहा और मुझे लगा जैसे मैं किसी रस्सी से बंधा हुआ हूँ। वो आगे बढ़ी और एक एक कदम चलने लगी। उसकी चाल में एक शाहाना वकार था, एक खुद एतमादी और तमक्कनत थी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा और थोड़ी देर के बाद मैं बाहर निकल आया। वो मुझे साथ लिए हुए एक मखसूस सिमत की तरफ बढ़ रही थी। रागा कलीसा की इमारत की क्या तारीख थी, मुझे उसके बारे में तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं उसे देखता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ। फिर वो मुझे एक सुरंग जैसी जगह में ले गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता हुआ दूर तक उसके साथ साथ निकल आया। वो बहुत पुरवकार अंदाज में जा रही थी और उसका मुझसे सिर्फ 1 फुट का फासला था। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद ये सुरंग गहराइयों में उतरने लगी। मैं बदस्तूर उसका साथ दे रहा था। जिस जगह वो रुकी वो एक बहुत ही खूबसूरत हॉलनुमा जगह थी। मुझे यूं लग रहा था जैसे मैं किसी बहुत ही कदीम मकबरे में आ गया हूँ और वहाँ का माहौल बहुत अजीबोगरीब था। बाहर तौर वो एक जगह रुक गई और फिर उसने मुझसे बैठने के लिए कहा और बोली, हाँ अब क्या कहते हो? मैं क्या कह सकूँगा, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोच रही हूँ। क्या? यही कि क्यों ना तुम्हें कदीम दुनिया में ले जाया जाए। अब इस दुनिया से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहना चाहिए। कदीम दुनिया से तुम्हारी क्या मुराद है? देखना चाहते हो उसे? देख सकूँगा, हाँ क्यों नहीं, आओ मेरे साथ। ये कहकर वो एक बार फिर आगे बढ़ गई। मैं किसी साए की तरह उसका ताकुब कर रहा था। इस बार हमें बुलंदियों का सफ़र तय करना पड़ा और ये बुलंदियां भी ना जाने कितनी थीं। बहुत सा फासला तय करने के बाद जब हम उस अजीमो शान पहाड़ी सुरंग से ऊपर पहुंचे तो मैंने वहां एक प्लेटफॉर्म देखा। ये प्लेटफॉर्म एक चट्टान की शक्ल में था और उससे नीचे मध्यम नीली रोशनी फैली हुई थी। वो मेरे साथ प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। तब मैंने ज़माने कदीम का मिस्र देखा। बहुत सी दास्तानों में, बहुत सी फिल्मों में मिस्र के ये मनाजिर देखने को मिले थे। फ़राइना का दौर था। गुलाम मुख्तलिफ कामों में मसरूफ़ थे। एहराम तामीर हो रहे थे। एक तरफ शाही महल नज़र आ रहा था जिसकी इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और प्लेटफॉर्म के दूसरी जानिब निकल गई। मैं होशो हवास में था। बेशक मुझ पर एक सहर सा तारी था, लेकिन इतना भी नहीं कि सूरत हाल का जायज़ा ना ले सकता। मैंने हैरत से उसे देखा। प्लेटफॉर्म से दूर वो हवा में मौलिक हो गई और उसके कदमों तले कुछ नहीं था। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और फिर अपने दोनों हाथ फिजा में फैला दिए। आओ मेरे हाथों को पकड़ लो। देखो ये चमकदार सड़क शायद तुम्हें नज़र नहीं आ रही। आओ आगे बढ़ो, मैं तुम्हें अपना सहारा दे रही हूँ। वो फिर बोली और मेरे जहन में सन्नाटे से फैलने लगे। मैं जानता था कि अगर मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो उन नाकाबिल यकीन गहराइयों में पहुंच जाऊंगा जहां मिस्र कदीम आबाद था, दोहरी कैफियत का शिकार था। एक दिल चाह रहा था कि आमिना अल-किराश के हाथ पकड़ लूं और कदीम दुनिया का सफ़र अपना लूं, लेकिन फिर अक्ल ठोका दे रही थी और कह रही थी कि यह मौत की वादी है। ज़माने कदीम का मिस्र मौत के बाद ही देखा जा सकता है। अचानक ही किसी ने पीछे से मुझे आवाज़ दी और मैंने पलट कर देखा। वह बूढ़ा बदशक्ल और बदनुमा रॉलस था जिसके साथ ही नासिर हमीदी और डार्विन खड़े हुए थे। मैं उन दोनों को देखकर चौंक पड़ा और रॉलस ने नासिर हमीदी को इशारा किया और नासिर हमीदी ने जल्दी से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। क्या करने जा रहे हो? वो आमिना अल-किराश, मैंने सामने इशारा किया, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। मैंने चारों तरफ निगाहें दौड़ाई तो नासिर हमीदी ने कहा, आओ मेरे साथ। वो किसी कदर ताकतवर हाथ से मेरा हाथ पकड़े हुए मुझे वापसी के सफ़र पर आमादा करने लगा। आमिना अल-किराश कहीं मौजूद नहीं थी। मैं मायूसी से वापस पलट पड़ा। सुरंगों का ये तवील सफ़र काफ़ी मुश्किल से तय हुआ। डार्विन को देखकर मैं हैरान भी था। नासिर हमीदी और डार्विन का अंदाज दोस्ताना था। उन दोनों ने मेरे दोनों तरफ से हाथ पकड़े हुए थे। इस तरह वो मुझे सुरंग से लेकर बाहर आए और इस बार नासिर हमीदी ने मुझे होटल की तरफ नहीं जाने दिया, बल्कि मुझे लिए हुए वो एक बहुत ही आलीशान इमारत में पहुंच गया
जहां डार्विन वगैरह मौजूद थे। रॉलस ने कहा, इन्हें गुस्ल करना चाहिए, पानी की ठंडक इनके हवास दुरुस्त कर देगी। मुझे ज़बरदस्ती एक खूबसूरत वॉशरूम में भेजा गया और दर हकीकत उस वक्त ठंडे पानी के गुस्ल ने मेरे होशो हवास काफ़ी हद तक दुरुस्त कर दिए। मैं लिबास वगैरह तब्दील करके बाहर आया तो वो तीनों एक मेज़ के गिर्द बैठे हुए बातें कर रहे थे और उनकी बातों का मौजू मैं ही था। मैं उनके दरमियान जाकर बैठ गया तो नासिर हमीदी ने मुझे कॉफ़ी का एक कप पेश किया और कहा, कॉफ़ी पियो, ये ख़ास ब्राज़ील की कॉफ़ी है। मैं अब भी गुमसुम था। रॉलस ने कहा, और ये आखिरी लम्हे थे, इसके बाद इनकी ज़ात पर से मिस्र का खौल फट जाएगा। लेकिन मिस्टर डार्विन, आप इनको फ़ौरन इनके वतन वापस भिजवा दीजिए। मुझे इस दौरान यही करना पड़ेगा। मैं समझा नहीं। आपका काम ख़त्म हो गया है। मैंने जो जिम्मेदारी आपको दी थी आपने उसे बखूबी पूरा कर दिया है मिस्टर तैमूर पाशा, और वो जो कुछ मैंने आपको देने का वादा किया था अब आपकी मलकियत है। क्या समझे आप? मैं जो कुछ भी समझा हूँ और जो कुछ भी देख रहा हूँ वो दर हकीकत मेरे लिए नाकाबिले फ़हम है, लेकिन इस वक्त मैं इतना ज़रूर महसूस कर रहा हूँ कि इस वक्त आपने मेरी ज़िंदगी बचाई है और हम इस बात पर खुदा के शुक्रगुजार हैं कि बर वक्त हम वहाँ पहुँच गए, वरना सदियों का शहर तुम्हें ले डूबता। शायद, डार्विन ने कहा, ये वक्त तुम्हें नासिर हमीदी के साथ ही गुजारना होगा। मैं तुम्हारी वतन वापसी का बंदोबस्त कर देता हूँ, इसमें 1 आध दिन लग जाएगा, रॉलस बोला। लेकिन ख्याल रहे, जो कदीम चेहरे तुम्हारे गिर्द चकराते रहे हैं, अगर दोबारा किसी भी शक्ल में तुम्हारे सामने आए तो तुम उनसे गुरेज करो। मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिला दी। इसके बाद मेरी इस दास्तान के आखिरी वाक़यात इस दिलचस्प बात पर ख़त्म होते हैं कि जब मैं मिस्र से वापस आ रहा था तो रास्ते में एक एयर होस्टेस मेरे सामने आ गई, जदीद तरीन लिबास में मलबूस। उसने मुस्कुराकर मुझे आंख मारी और मेरे हवास गुम हो गए। वो आमिना अल किराश थी। मैं दम बखुद रह गया, गोया वो जहाज़ में मेरे साथ सफ़र कर रही थी। वो पूरे सफ़र में कई बार मेरे सामने आई मगर सिर्फ मुस्कुराती रही। आखिरकार मैं वतन वापस आ गया। बहुत अरसा गुजर गया। उसके बाद मेरे दोस्त ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया। मेरी अपनी तो कोई पसंद नहीं थी। मैंने सारे मामलात उस पर छोड़ दिए और मेरी शादी हो गई। लेकिन हुजला अरूसी में मैंने शहाबिया का घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई। वो आमिना अल किराश थी।